जैसे वो सबसे पहला प्रश्न जिसको लेकर के हम यहाँ आए कि केएचआई की स्थापना करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? और एक घटप्रभा जैसी जगह पे इतने सुदूर एरिया में, और क्या सोच कर के एक अमेरिका में कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर होता है, वो आता है और सोचता है कि हमें यहाँ पे कुछ करना है। इस तरह की बात के पीछे का क्या उद्देश्य रहा? नहीं, शुरू में डॉक्टर कोकटनूर ने जब शुरू किया तो जी। उनका उद्देश्य ऐसा था कि जिधर मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है ऐसे जगह पे जाएं। जी। वैसे तो वो सिटी में थे ही रहते, बेलगाम में रहते थे, वो तो आराम से उधर प्रैक्टिस कर सकते थे। जी, जी, जी। लेकिन उनका एक नेशनलिस्ट व्यू था कि देश की सेवा जो करना है एज ए मेडिकल मैन, तो हमें जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ जाना है। जी। मतलब उन्हें यहाँ लगा कि गाँव में जाकर के लोगों की सेवा की जाए, वहाँ पे इसलिए उन्होंने सब थोड़ा सा पहले सर्वे किया कि किधर छोटे गांव हैं, किधर ज़रूरत है, किधर डॉक्टर नहीं है। जी। वो उन्होंने ये जगह देखी तो 50 घर रहेंगे जी, जी, जी। स्टेशन के आजू बाजू में। जी। लेकिन ऐसे एक ये थी कि इधर की हवा प्रकृति के लिए अच्छी है, इसलिए वो इधर देखने को आए। अच्छा, और नेचुरल। इधर ये हमें गायरान ज़मीन बोलते हैं, यानी हाँ, सरकारी। हिंदी में हाँ सरकारी, हाँ, जो खेती नहीं होती लेकिन हाँ, हाँ, बंजर। वैसी ये थी, रॉक था पूरा, सब कुछ भी नहीं था, ट्री ही नहीं था। तो फिर उन्होंने गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि हम ऐसा हॉस्पिटल इधर खोलना चाहते हैं। शुरू में तो बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि इधर एक गांव तो एकदम छोटा था और आजू बाजू में भी छोटे छोटे गांव थे। तो दिन में 2 या 3 पेशेंट आएंगे, 4 पेशेंट आएंगे, तो लेकिन वो इधर आके पूरा दिन सुबह से शाम तक बैठ के उनका इंतज़ार करेंगे, देखेंगे। फिर धीरे धीरे लोगों को मालूम होने पड़ा कि इधर आते हैं अमेरिका के। अच्छा, अमेरिका के अच्छे डॉक्टर हैं जी। हाँ, अच्छे डॉक्टर है, आते हैं। तो धीरे धीरे इधर का पेशेंट आना शुरू होगा। वो समय ऐसा था कि वो टाइम टीबी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। हाँ, टीबी के लिए भी। हाँ, या टीबी के लिए वो टाइम में दवा नहीं थी। हाँ। और टीबी की ट्रीटमेंट यानी सैनिटोरियम में जाके ठहरना और सिर्फ आराम करना, लेटे रहना, और सिर्फ रेस्ट से टीबी धीरे धीरे अच्छा होता था। अच्छा, टीबी का मतलब नेचुरोपैथी एक तरह से। रेस्ट एंड गुड फूड, बस ये एक ही ट्रीटमेंट था वो। तो वो देख के उन्होंने सैनिटोरियम भी शुरू किया कि इधर पेशेंट रह सके, टीबी का ट्रीटमेंट ले सके। और वो खुद सर्जन थे, इसलिए वो सर्जरी भी करते थे। सर्जन जी। यानी कि टीबी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम हुआ यहाँ पे। बहुत बड़ा हमारा टीबी सैनिटोरियम जो है वो टाइम पे तो यानी अभी 25 साल पहले देखें तो बहुत बड़ा था, 150 पेशेंट का था। 150 पेशेंट रहते थे। लेकिन अभी टाइम बदल गया है, अभी टीबी की ट्रीटमेंट घर पे होती है। हाँ, ड्रग्स अच्छे आए हैं। हाँ, हाँ। इसलिए सैनिटोरियम में सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड या कोई प्रॉब्लम हो तो पेशेंट आके एडमिट रहते हैं। ऐसा थोड़ा सा टीबी हो तो पेशेंट आया सैनिटोरियम में रहा, ऐसा भी नहीं होता। अच्छा, इसलिए अभी धीरे धीरे उसका ये लिमिटेड हो गया है। आप लिमिटेड है। अभी कितने पेशेंट रहते हैं? अभी 50 रहते हैं। 50 के आसपास अभी पेशेंट है टीबी 50 के में। आसपास रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि 150 से फुल होता था, जगह नहीं रहती थी। लेकिन वो तो काल बदल। हाँ, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। मतलब उस समय जिस समय मतलब टीबी का मतलब मौत होती। हाँ, टीबी का मतलब अगर टीबी हो गया तो फिर बचने का कोई वैसी स्थिति में अगर इस तरह की व्यवस्था थी तो निश्चित रूप से और आज भी उत्तर कर्नाटक में ये एक ही सैनिटोरियम है और बेंगलोर के पास एक है। पूरा कर्नाटक में सिर्फ 2 टीबी सैनिटोरियम, बाकी सब बंद हो गए। यानी कि पूरे राज्य में 2 हैं। पूरे राज्य में 2 है सिर्फ। ये एक सेक्शन है। ये एक सेक्शन टीबी वाला बड़ा सेक्शन है। शुरू में तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, वो एक बिल्डिंग बांधना
अभी हमें लगे कि वो टाइम सिर्फ 40,000 में बाद में ये हो गया दिया है 1929 में। हाँ हाँ और स्टेट हुआ 1958 में, वो भी मैसूर स्टेट। हाँ हाँ और 71 में उसका नाम कर्नाटक कर्नाटक किया। की कर्नाटक का नाम पहले आपने रखा। आरोग्य धाम। उन दिनों जब आप लोग यहाँ पे आए थे तो और कौन कौन सी बीमारियाँ आमतौर पे ज़्यादा देखने को मिलती थी? वैसे तो कॉमन जो रहते हैं वही मेन प्रॉब्लम टीबी का था, इसलिए वो टीबी सैनिटोरियम बन गया। जी जी। कॉलरा वगैरह बीच बीच में आया 60s में, वो इधर दुबदाड़ में आया था कॉलरा। मतलब वो सीजनल हाँ सीजनल चीज़ें रही। अभी ये जो पहला 20 साल का जो सफ़र था 25 to 45 48, वो कोकटनूर साहब बेलगाम में रहते थे और इधर हफ्ते में 3 बार आते थे, पूरा दिन सुबह से शाम तक। तो इधर फुल टाइम न होने के वास्ते से थोड़ा सा ये होता था कि संस्था बढ़ने के लिए हाँ रेगुलर चाहिए था। हाँ कांस्टेंट इधर रहने वाला डॉक्टर चाहिए था। इसलिए यहाँ बम्बई के एक डॉक्टर आते थे, डॉक्टर जोशी करके। उनके यहाँ मेरे पिताजी सीखने के लिए एक टर्म थे। तो उन्होंने देखा कि इनको ऐसा विलेज में जाके सेवा करने का, काम करने का इंटरेस्ट है। तो उन्होंने बताया कि तुम जब MS हो जाओगे तो ये संस्था पहले देखो। आपके पिताजी कब आए यहाँ पे? अभी 48 में 15 अगस्त बराबर है 1 साल की। मेरे पिताजी गोवा के। तो MS होने के बाद ऑब्वियसली फर्स्ट प्रेफरेंस वो गोवा गए। गोवा, हाँ। लेकिन गोवा में पोर्तुगीज गवर्नमेंट था। अच्छा उस समय तक तो हाँ। हाँ तो उनका प्रेफरेंस वो उनके डॉक्टर्स को था। ठीक है तो उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन पहले उनको जिधर अप्लाई किया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उधर ठहरने को बोला, अभी नहीं होता है वैसा। तो फिर उनको याद आया तब तक घटप्रभा देख के आएंगे। उन्होंने एक विजन देखा कि इधर बहुत कुछ हो सकता है, हाँ। और समाज सेवा यहाँ अच्छी तरह से कर सकेंगे, डेवलप कर सकेंगे। हाँ। वो बहुत अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं था। नहीं वो स्वाभाविक सी बात है आज भी। हाँ मतलब और गोवा से अगर आप तुलना करें और आज इसको देखें तो देखेंगे कि कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। 48 में जब आए वो वार्ड की एक बिल्डिंग और रहने के 2-3 ब्लॉक्स ऐसा छोटे छोटे, बस इतना ही था। यानी उन्होंने इधर जो योजना शुरू किया, जो प्रकल्प अलग अलग, वो घटप्रभा KHI का कैंपस छोड़ के बाहर ही नहीं गए। क्या बात। सिर्फ साल में एक बार गणेश चतुर्थी को हमारा ये रहता है, सब लोग वैद्य फैमिली के एक आते हैं उधर, एक ही ये रहता है। तो एक दिन जाते थे वो छोड़ के गोवा। दिल्ली का काम हो, बेंगलोर का काम हो, गवर्नमेंट का कुछ भी हो, सिर्फ लेटर लिख के काम करते थे। कभी पर्सनली कभी बाहर नहीं जाते थे। कभी कोई फ्रेंड फिर एडिशनल उधर मदद करते थे, वो बात अलग है, लेकिन उनका सब सिर्फ लेटर पे होता था। एक तो वो बहुत अच्छी लेटर्स लिखते थे। वो तो हम देखे, मतलब जो फिलोसफिकल लेटर्स हैं, और वो सब खुद टाइप करते थे। वह 5 बजे उठते थे, जो लेटर लिखने हैं लिखते थे 6 साढ़े 6 बजे तक, और करेक्ट 7 बजे हॉस्पिटल को जाकर, और OPD के बाद 3 बजे आते थे, तब वो टपाल आता था पोस्ट। तो फिर लेटर देखना, कुछ अर्जेंट हो तो इमीडिएट उधर ही लिखना, वो 5 बजे लेटर जाता था। ये इतने ऑनेस्ट और ट्रूथफुल थे कि उनके विरोध में कोई बात ही नहीं कर सकता था, वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो या ये हो। तो ये प्रयोग तभी सफल हो पाया कि एक आदमी एक जगह से रह करके और 24 आवर्स एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा है, जो सपना उसने देखा है। वो पोस्ट कार्ड का एक गट्ठा लेके बैठते थे, वो जो इधर बैठते थे ना बाहर, वो कॉट पे अंदर, तो पोस्ट कार्ड का एक ये रहता था उनके पास। अभी समझो ननक आया, ये आया,
याद आई कि आपको लेटर लिखना है, तो एक पोस्ट कार्ड निकालेंगे और एड्रेस के उधर तुम्हारा नाम लिखेंगे, बाजू रखेंगे। ऐसा वो बाजू में रखते रह जाते थे, और फिर बाद में जब भी टाइम मिला तो था लिख लिए। वो एक एक निकालेंगे, बलराम सिंह, ठीक है, वो अच्छा, इस बार लेटर लिखेंगे, वो पोस्ट कार्ड तैयार हो गया। ये टीबी के लिए रेलवे के पेशेंट्स आते थे, इसलिए काफ़ी बंगाल और इधर के लोग आते, नॉर्थ इंडिया के। रेलवे बोर्ड का लेटर मैंने देखा हाँ, कि टीबी पेशेंट के लिए आप अलाउ कीजिए अपने हॉस्पिटल में। वो अलाउ किए थे, और दूर दूर से आते थे उनके उस समय। हाँ। अच्छा, अभी जो वर्तमान में हम लोग जो पूरा सिस्टम अपना यहाँ पे चल रहा है, तो मेडिसिन डिस्पेंसिंग से लेकर के बाकी फ़ी स्ट्रक्चर, इस सब का मतलब कॉस्टिंग क्या है? जनरल पेशेंट के ऊपर क्या कॉस्टिंग है अगर कोई आया फीवर बाकी चीज़ों को दिखाने के लिए, और दवा हुआ? हाँ, नॉर्मल जो वार्ड पेशेंट रहता है उसका अभी जनरल वार्ड में खर्चा रहता है 50 रुपये पर डे, 50 रुपीज़ पर डे। इमरजेंसी वार्ड में आईसीयू में रहता है तो 100 रुपये रहता है, फिर एडिशनल कुछ मेडिसिन रहेंगे तो वो एडिशनल, वो तो ज़्यादा होता है आईसीयू में 100 रुपये पेशेंट में, लेकिन आईसीयू का चार्जेस 100 रुपये पर डे है ना। तो आईसीयू में तो फिर आपको एसी उसी मेंटेन करना पड़ता होगा या आईसीयू? हम ओवरऑल देखते हैं। हाँ, यानी इसका खर्चा इतना तो पेशेंट से इतना आना चाहिए, ऐसा नहीं देखते। हम ओवरऑल स्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर का पूरा खर्चा का। हाँ। और हम ऐसा देखते हैं कि हॉस्पिटल का इनकम और एक्सपेंडिचर बैलेंस हो। मेडिसिन वाला, मेडिसिन तो आप लोग खरीद के मंगाना होता है बाहर से, तो मेडिसिन सप्लाई का कैसे सिस्टम? मेडिसिन सप्लाई हमने सब कंपनियों से टाई अप किया है। ठीक है। मेजर पार्ट। हाँ हाँ। वो कैसा होता है, वो बीच में का डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ, वो सब कट गया, तो वो कट के डायरेक्ट हमें आता है। हाँ, ठीक है। तो हमें वो 30% या 40% ऐसा वो ज़्यादा आ जाता है। हाँ, आराम से आता तो है। हम 10 to 20% पेशेंट को बेनिफिट दे देते हैं उसमें। मतलब जैसे जेनरिक मेडिसिन की बात उसमें आप कर रहे थे। ये कोई चीज़ आता, सलाइन वगैरह रहता है उसमें तो बहुत फ़र्क होता है। हाँ, वो तो जैसे आईवी सेट 117 रुपये लिखा है, आएगा 7 रुपये में। हाँ, तो वो 10 रुपये में। हाँ, तो वो बेनिफिट हम पेशेंट को दे देते हैं। अच्छा, मतलब सर्जिकल में बेनिफिट पूरा देते हैं, सर्जिकल आइटम जितने हैं, क्योंकि उसके रेट्स में तो 100, तो बहुत बेनिफिट मतलब 1000% का उसमें हिसाब किताब है। तो ये पेशेंट को एडिशनल बेनिफिट है कि उनको इधर मेडिसिन सस्ते में मिल, क्योंकि अभी जो हिंदुस्तान का है पूरा खर्चा जो हेल्थ बजट का है एक आदमी का ओवरऑल इंडिया में, वो 72% केवल दवाइयों पे खर्च करता है। जो आंकड़े मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारा हॉस्पिटल बिल जो रहता है, आज ऐसी परिस्थिति है कि हॉस्पिटल बिल से मेडिसिन का खर्चा ज़्यादा है भाई। उसी की मैं बात कर रहा हूँ, इतने कॉस्टली हो गए है कि 72% केवल दवाइयों पे जब आप खर्च कर रहे हैं, वैसी स्थिति में यदि गवर्नमेंट दवाइयों के मूल्यों पे नियंत्रण नहीं रख पा रही है, और दूसरी बात जो उस समय हम बता रहे थे कि 3% लोग गरीबी रेखा से नहीं उबर पा रहे हैं और आप गरीबी हटाना चाहते हैं, तो मतलब कितना विरोधाभास है एक साथ। हम लोग जब से कैंपेन अपना चला रहे हैं कंट्रोल MMRP, 2005 में घरेलू दवा बाजार अपना 32,000 करोड़ का था पूरे देश का, 10 में ये बढ़ के हुआ 62,000 करोड़ का, अभी 70 से 72,000 करोड़ का है। यानी कि पिछले 3 से 4 सालों में जो ग्रोथ डबल वाले रेशियो से भाग रहा था वो ठहरा है, रुका है कुछ। यानी एक तरफ बहुत ज़्यादा कमाने वाले खर्चा करने वाले हैं और एक तरफ गरीबी। हाँ, गरीबी और बढ़ती है। हाँ, एक्चुअली मैं एक ऐसा बताता हूँ कि जैसे मिनिमम वेज एक्ट है, हाँ, वैसा शायद मैक्सिमम वेज एक्ट होना चाहिए। हाँ। क्योंकि क्या हो रहा है, अभी थोड़े लोग कुछ भी 1 लाख 2 लाख 3 लाख महीना कमा रहे हैं फॉर नॉन प्रोडक्टिव वर्क। हाँ, नॉन प्रोडक्ट डेफिनेटली, बिल्कुल, फॉर एब्सोल्युटली नॉन प्रोडक्टिव वर्क। हाँ। और देश के लिए तो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ टाइप करके अमेरिका भेजते हैं। हाँ, और उनके वास्ते ही ये इकोनॉमी बिगड़ रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल, इतना जो डिफरेंसेज आए हैं, क्योंकि एक तरफ दिन रात कष्ट मतलब करने जो वाला, श्रम का जो मूल्य निर्धारण है, वहाँ पे बहुत वो है, लेबर का जो मूल्य निर्धारण का जो ये है वो बहुत कम हुआ है। अभी सिटीज़ में सब कॉस्ट, लैंड कॉस्ट हो
इसका कॉस्ट हो कुछ भी वॉट एवर यू बाय, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये लोग जो थोड़े हैं वो बोलते हैं फ्लैट को 30 क्यों, मैं 35 लाख देता हूँ, और वो बिल्डर को मालूम है 35 बताऊंगा 40 बताऊंगा तो भी वो लेगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो जाएगा कहाँ, उसको लेना ही लेना है। नहीं उसके पास है और है भी, हाँ है भी। तुम सब्जी लेने को जब जाओगे तो अरे 40 रुपए क्यों, ये 30 रुपए होना चाहिए बोलोगे। हाँ। लेकिन ये लोग जो है वो 40 रुपए, ठीक है 40 रुपए, ऐसे ये एटीट्यूड की वजह से बहुत फर्क होने लगा है। वही है ना कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, वो भारत हम के कहते हैं, और कृषि की एक भी खबर अखबारों में नहीं होती है। तो मतलब यानी कि आप 75% लोगों के लिए तो आप है ही नहीं, तो मीडिया जो है वो बस उनके लिए जो पैसा दे सकता है। डॉक्टर घनश्याम जी नमस्कार, आज आपका जन्मदिन भी है। इसके लिए स्वस्थ भारत अभियान की तरफ से और अपनी टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद है। और पिछले 2-3 दिनों से मैं लगातार KHI देख रहा हूं। जो 2 दिनों में हम समझे हैं वो ये है कि स्वास्थ्य का सेवाग्राम है, तो इस पे चर्चा हो। इससे पहले हम चाहते हैं कि आपके व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत अनुभवों पे कुछ चर्चा हम लोग करें। तो सबसे पहले हम शुरू में ही चलते हैं, और आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है और थोड़ी सी चर्चा उस पर आप हमें गाइड कर दें कि शुरू से कहाँ कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, पढ़ाई आपकी कैसे हुई। 7वीं कक्षा तक मैं यहाँ ही पढ़ा हूँ जी। अपनी संस्था की शाला थी तभी बाहर ज़्यादा शाला नहीं थी, तो संस्था के लोगों के लिए, उनको बच्चों के लिए एक शाला चलाते थे हम। जी जी। मराठी मीडियम का। जी। तो मैं 7वीं कक्षा तक यहाँ ही था। जी। 7वीं के बाद फिर आप फिर यहाँ हाई स्कूल, यानी अच्छा हाई स्कूल तो बेलगाम जाना पड़ता था, जो इधर से जाना मुश्किल था तभी, तो उतना लंबा है, जी लगभग 100 किलोमीटर है। तो जी। गोवा में हमारे सब काका और उनके बेटे सब थे, तो उन्होंने हम चारों लोगों को उधर बुलाया। अच्छा, मतलब आफ्टर 7th, 7वीं के बाद? 7वीं के बाद हाई स्कूल, और तभी वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर साइंस बोलते थे। जी जी जी। अभी PUC बोलते हैं जी। तो वो गोवा में हुआ। 73 में मैं SSC हो गया। 73 में, जी। फिर 75 में सेकेंड ईयर साइंस, वो ढेपे कॉलेज। ढेपे वहीं पे है गोवा में? गोवा में, पणजी में, वही। तो हमारे काका जो डॉक्टर थे, और उनकी फैमिली, जॉइंट फैमिली थी, बड़ी फैमिली थी, तो उन्होंने हमारी सब। काका का नाम? 3 काका थे एक साथ, एक ही घर में। जी जी। हाँ, तो एक तीनों के नाम बता दीजिए। गोविंदराव, मधुकर वैद्य और श्रीपति वैद्य। ऐसे गोविंदराव हो गए, मधुकर वैद्य हो गए और श्रीपति। मेडिकल कॉलेज में बम्बई गया, MBBS वहाँ से किया? MBBS किया, MS किया उधर ही, KEM हॉस्पिटल। KEM हॉस्पिटल मुंबई। कब आप MS करके वहाँ से कब निकले? 84 में मैं MS हुआ। उसके बाद तो मेरा और 6 महीना रेजिडेंसी था तभी, बाकी था। उतने में क्या हुआ, मेरे पिताजी का बाईपास करने की आ गई। उनको हल्का सा हार्ट अटैक आया, और बाईपास करना था उनका। और बाईपास वो टाइम बम्बई में भी नया था। बाईपास सर्जरी? बाईपास सर्जरी बम्बई में जस्ट 2-3 साल हुए थे, होने लगा था। लेकिन इनका क्या था, मल्टीपल ब्लॉक्स था, कॉम्प्लिकेटेड केस था। तो उन्होंने बताया कि आप अगर हमें अमेरिका में जा सकते हैं तो वहाँ कीजिए। अच्छा, ठीक है। तो बहुत लोग अमेरिका जाते थे, वो एक सिस्टम थी वो।
अमेरिका में ये जाकर- बाईपास इधर होता ही नहीं था। हाँ हाँ बाईपास बहुत के लिए कम होता था, तो बाईपास सर्जरी तो अमेरिका जाके ही होती। फिर- तो उनका अमेरिका जाना यानी हाँ यहाँ इधर पे problem इधर था। प्रॉब्लम था हाँ। तो मैंने वो बाकी जो रेजिडेंसी थी वो छोड़ दी, हम्म, उधर से रेजिग्नेशन दे दिया और फिर मैं 84 में इधर आके ज्वाइन किया, यहाँ पे। यहाँ पे आके ज्वाइन किया। तो फिर पिताजी को अमेरिका आप लेके नहीं गए? मेरा भाई उनके साथ गया, अच्छा। मेरी माँ उनके साथ गई, अच्छा यानी कि पिताजी वहाँ गए और संभालने के लिए आप यहाँ आ गए। संभालने के लिए मैं यहाँ आ गया। अच्छा आपको मौका भी नहीं मिला और कहीं ज्वाइन होने का, या मन नहीं किया, या यहीं आना था, या ये? हाँ, यहाँ आना तो पक्का था जी। मेरे मन में भी दूसरा कोई विचार भी नहीं था कि कोई दूसरा ये देखे। जी। लेकिन शायद और थोड़ा सा टाइम होता तो कहीं और भी, हाँ। और एक प्लास्टिक सर्जरी या और ऐसा कोई दूसरा ब्रांच में थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेते थे, तभी उपलब्धि थी वैसी, कर सकते थे दूसरा ब्रांचेस में। मतलब इस बात को लेकर के थोड़ा सा अफसोस है कि अगर समय मिलता तो एक अफसोस, थोड़ी सी टीस जीवन में रह जाती है ना, कि अगर पिताजी की हाँ। तबीयत खराब नहीं हुई होती और ऐसी सिचुएशन नहीं बनता। अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी सब करते थे A to Z। वो चेस्ट सर्जरी भी करते थे, लंग्स की सर्जरी भी करते थे, ब्रेन सर्जरी भी करते थे। ही वॉज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ओके। तो उनके साथ काम करना, सानिध्य में काम करना। उनके सानिध्य में काम करना, ये और भी बड़ी बात थी। आप जब पढ़ के आए MS करके और KEM यहाँ की जो व्यवस्था आपने देखी, तो पहली नज़र में एक डॉक्टर जब MS बाहर से पढ़ के आता है तो उस समय आपके मन में किस तरह के विचार आए होंगे कि क्या इसमें किस तरह की चेंजेज करने हैं, क्या किया जाना चाहिए, और कि 84 की स्थिति में? ये देखिए, इसमें मज़े की बात यह है कि मेरे पिताजी का भी MS KEM से हुआ है, वही मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से। ओके, KEM मुंबई। हाँ, वो 1948 में। तो उनके मन में KEM का प्रभाव था, और ये जैसा वो KEM का ही एक छोटा रूप हो, इस तरह था। यानी इधर की जो सिस्टम उन्होंने बिठाई थी, जो डिसिप्लिन, KEM से काफ़ी मिलती जुलती थी। जी। यानी कि आप जब आए तो मतलब लगभग चीज़ें वैसी ही थी जो कि आप भी देख के आए थे? हाँ, ऐसा कोई डेफिशिएंसी नहीं थी। हाँ। ये एक बात है। और दूसरी बात है, उन्होंने सब लोगों को इतनी अच्छी तरह से ट्रेनिंग किया था, नर्सिस हो, बाकी स्टाफ हो। ये उनके एब्सेंस में भी वो सब सिस्टम एक सिस्टम डेवलप हो गया था। इसलिए मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं थे, मेडिकल चैलेंजेस। हाँ जी, यानी कि यहाँ पे प्रशासनिक समस्याएं नहीं थी, एवरीथिंग वाज रनिंग स्मूथली। ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट था। हाँ, और मैं KEM में अच्छी तरह से ट्रेन हुआ था, इसलिए मैं जो नया था लेकिन मैं सब कुछ कर सकता था। KEM ने पूरा कॉन्फिडेंस भर दिया था। पूरा कॉन्फिडेंस दिया था। KEM के जो आपके गुरुजी लोग थे, जो टीचर थे, वैसे कुछ शिक्षक जिनको आप याद करना चाहें, जो लगता है कि जिन अगर वो नहीं होते तो शायद आप? हाँ, 2-3 लोगों ने मुझे बहुत प्रभावित किया सर्जरी में। एक डॉक्टर CB पटेल थे, जिनके अंडर मैंने काम किया, और एक डॉक्टर रवि बापट, जो बहुत ही फेमस है, और वो एक डॉक्टर GB परोड़ेकर है, जो हार्ट सर्जन थे, लेकिन वो टाइम में वो सर्जरी सिखाते थे। ये लोगों ने मैंने जो कि सर्जरी किया, तो ये सर्जरी के 3 लोग हैं। जी जी। मेडिसिन के डॉक्टर काफ़ी डॉक्टर थे, वैसा नाम तो बहुत है, लेकिन जी जी, मतलब इन लोगों ने ज़्यादा प्रभावित किया कहने को। हाँ, एक डॉक्टर विद्या आचार्य मैडम थी, नेफ्रोलॉजिस्ट थी, वो हमें मेडिसिन की हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी। अच्छा। उन्होंने भी बहुत प्रभावित किया। अब ये टोटली ये गवर्नमेंट फंडेड था KEM है? म्यूनिसिपल हॉस्पिटल, म्यूनिसिपल। इट इज़ फंडेड बाय बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी। ओके। अब ये जो सर्जरी के है, वैसे ही पुरंदरे, डॉक्टर पुरंदरे जो गायनेकोलॉजी में वर्ल्ड रिनाउंड है, ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम थे। और
ये लोग केईएम से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते थे, वो सेवा भाव था उनके अंदर, सेवा भाव था और केईएम में सिखाना उनके लिए एक हाँ। प्राइड था, गर्व था। मैंने उन्हें गर्व होता था कि हम यहाँ से एक ऐसे स्टूडेंट को निकाल रहे हैं जो कि जा कर के सेवा भाव से स्टूडेंट निकल रहे हैं। 84 में जैसा कि आपने कहा कि प्रशासनिक चैलेंजेस तो आपके सामने नहीं आए यहाँ पे, लेकिन मेडिसिन में, मेडिकल फील्ड में किस तरह की 84 में किस तरह की बीमारियों का प्रकोप था, आतंक था जब आप एक गांव में आते हैं? वो गांव की वो टाइम में मलेरिया काफ़ी था, मलेरिया और टाइफॉइड। ये एरिया में दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है स्नेक बाइट, हाँ, जो मैंने बम्बई में कभी देखा ही नहीं था। स्नेक बाइट, हाँ। लेकिन इधर तो हर रोज स्नेक बाइट आता है। हमें लगता है कि शायद सेकेंड लार्जेस्ट मौत जो है स्नेक बाइट से है इंडिया में, और एनीमिक मौत होती है, उसके बाद स्नेक बाइट है। स्नेक बाइट की काफ़ी है, हाँ। और स्नेक बाइट एक ऐसी बीमारी है जो टाइम पे ट्रीटमेंट मिली तो मौत नहीं होती 100%। तो वो एंटी वेनम जो है, वेनम जो होता है वो जो टाइम पे मिले तो बचाया जा सकता है, 100% बचाया जा सकता है। अगर मौत होती है तो अपनी फेल्योर है वो, यानी पेशेंट को जानकारी नहीं होती है कि तुरंत हॉस्पिटल में जाना। हॉस्पिटल में एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध नहीं होता है, हाँ, छोटे छोटे गाँवों में, तो फिर बड़े शहरों में जाने तक टाइम निकल जाता है। ये एक है, यानी कि यहाँ पे आप ये भी कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए और ये निचले स्तर पे, प्राथमिक स्तर पे भी इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो पेरिफेरी का है। हाँ। शहरों में सांप किधर रहता है? सांप तो पेरिफेरी में ही रहता है, और फार्मर्स को ही प्रॉब्लम आता है क्योंकि वो नंगे पाँव घूमते हैं इसमें खेतों में। तो यानी कि प्राथमिक स्तर पे इसका इलाज संभव, मतलब देने का कोई भी दे सकता है, या कुछ एक ट्रेंड लोग ही ये इंजेक्शन देंगे, इसका क्या? नहीं, डॉक्टर यानी पीएचसी तो हर गांव में है आजकल। वो पीएचसी लेवल पे अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट हो जाए तो ये सब पेशेंट बचाए जा सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में स्थिति तो ऐसी नहीं, पीएचसी लेवल पे शायद एंटी वेनम नहीं होता है कि होता है आपके? नहीं, आजकल ज़्यादा करके होता है लेकिन सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होता। अपने यहाँ अगर हम ये पूछें कि एक महीने में कि यहाँ पे KHI में कितने इस तरह के केसेज आ जाते होंगे अमूमन आपकी नज़र में? मेरे ख्याल से 20 से 25 पेशेंट स्नेक बाइट करके आते हैं एक महीने, लेकिन उनमें से 8 से 10 पॉइजनस रहते हैं, पॉइजनस स्नेक्स होते हैं। इसमें से कुछ बचते हैं, कुछ को आप लोग लेट होने के कारण नहीं बचा पाते होंगे, ऐसी भी स्थिति है? नहीं, यहाँ अगर इधर आने तक वो जिंदा है तो वो बचता है। अच्छा, इधर आने के पहले ही मौत हो गई तो मौत हो गई। अच्छा, ना पॉइजनस हो कि वो उसको आधे घंटे में हॉस्पिटल में लाने तक मौत हो, हाँ। ऐसा बहुत रेयर है। होता है, कोई अगली 10-15 मिनट में मर जाते हैं, बट दैट इज़ वेरी रेयर। वो कब होता है? जब बहुत बार, और कई बार उसने हाँ वेनम दिया, बहुत ही ज़्यादा वेनम, और कुछ लोग डर जाते हैं। हाँ, उसमें भी कुछ लोग डर जाते हैं, तो हार्ट अटैक का भी। ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका में कोई है जो बहुत ही पॉइजनस है। उतने पॉइजनस अपने यहाँ नहीं है। अपना किंग कोबरा इज द पॉइजनेस्ट, किंग कोबरा हो या वाइपर हो। डॉग बाइट्स के भी इधर कैसे जाते हैं? डॉग बाइट्स के आते हैं लेकिन बहुत नहीं आते हैं, क्योंकि नहीं, अभी क्या हो गया है, डॉग बाइट का जो है इंजेक्शन, हाँ, वो हर जगह उपलब्ध हो गया, तो जनरल प्रैक्टिशनर रहते हैं गांव में, वो ही दे देते हैं। हाँ, वो लोग, हाँ, वो इधर तक नहीं आते। अच्छा, ये तो हुआ, हम लोग बात कर रहे थे मलेरिया और का टाइफाइड की चर्चा हो रही थी। हाँ, उस समय मलेरिया को कंट्रोल करने की क्या सिचुएशन, किस तरह का सिचुएशन था तब से भी? तभी मेरे पिताजी काफ़ी ट्राई करके वो फिर गवर्नमेंट का वो ये रहता है ना स्प्रे, DDT स्प्रे, वो टाइम DDT स्प्रे करते थे। DDT का स्प्रे वो आजू बाजू के गाँवों में कराना, ये सब बना लेते थे, क्योंकि वो टाइम मेडिसिन भी लिमिटेड थी। अभी काफ़ी मेडिसिन है मलेरिया के लिए। ये साल नोबेल प्राइज़ मलेरिया का मेडिसिन को मिला है, जिसने मलेरिया का मेडिसिन किया, फर्स्ट चाइनीज वुमन टू गेट नोबेल प्राइज।
उन्होंने ये मलेरिया का नया ट्रीटमेंट किया जो अभी और एंटी स्नेक वेनम की और एक बात है। एंटी स्नेक वेनम पहले हाफकिन इंस्टीट्यूट में बनता था और वो हॉर्स सीरम से बनाते थे और वो जो प्रोसेस थी वो उससे वो बहुत चीप बनता था। वो टाइम 100 रुपीज़ 90 रुपीज़ में वायल बनती थी और यानी लास्ट जब तक वो अवेलेबल था तब 200 के आसपास था उसका प्राइस। ये फिर वो एनिमल लवर्स ने जो ये किया तब हॉर्स से बनाना बंद किया उन्होंने। फिर वो अभी दूसरा कुछ इधर से मैन्युफैक्चर करते हैं, आई डोंट नो द प्रोसेस। ओके। और एकदम प्राइस 1000 हो गया एक वायल का। माय गॉड, प्राइस 1000 हो गया। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की ज़रूरत है इस पॉइंट पे भी कि सरकार इस पे ध्यान। क्योंकि स्नेक बाइट ये अमीर लोगों में होता ही नहीं है। मैंने आज तक एक भी अमीर आदमी नहीं देखा वो जो स्नेक बाइट से आया है। स्नेक बाइट तो गरीब लोगों को ही होता है। डॉग बाइट होता है अमीर लोगों को लेकिन स्नेक बाइट नहीं होता। स्नेक बाइट में 70 to 80% नॉन पॉइजनस रहते हैं। तो अब अगर आप जाके उधर मुर्गा लगाओ ये लगाओ वो तो 70-80% अच्छे होने वाले ही है ना। वही है, थाली से लोग उसका वो निकालते हैं, उस तरह का कुछ था, उस तरह की सारी चीज़ें होती थी। खैर मतलब जो तार्किक ये है कि यानी कि इस पॉइंट पे सरकार का ध्यान जाना चाहिए कि जो पहले 200 सस्ता 200 हाँ 200 रुपये में जो पहले आता था, ये कब की बात है? 200 रुपये तक का लास्ट अभी 10 साल हो गए। अभी एकदम 900 to 1000 हो गया प्राइस उसका। अब 1000 हो गया उसका। अभी जो वायल आ रहा है कैसी इकोनॉमी कैसी है देखो। अभी कम से कम 10 वायल्स लगते हैं, किसी को 15-20 वायल्स भी लगते हैं। अच्छा इसके अच्छा हाँ तो 10 वायल ने एकदम 10,000 रुपये हो गया ना। 15,000 20,000 सिर्फ वायल की कीमत हो गई, बाकी ट्रीटमेंट नहीं। अभी हम तो कॉस्ट का सोचते भी नहीं है। हम हमारे पास कायम स्टॉक रखते हैं। पेशेंट आता है तो दे देते हैं, बाद में देखेंगे। हाँ बाद में पे करो। कोई देता है कोई नहीं देता है, लेकिन हमें तो बचाना, हाँ उस समय तो बचाना ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबको ऐसा एफोर्ड नहीं होता ना। सही बात। तो ये एक पॉइंट है। और मलेरिया उस समय से लेकर के अभी तक अगर मलेरिया की बात करें हम लोग तो मलेरिया अभी काफ़ी कम है। काफ़ी कम है ये एरिया में तो काफ़ी कम है, लेकिन है ऐसे नहीं है। मलेरिया डेंगू के भी मामले इधर आ रहे हैं क्या? ये मतलब ये एरिया में बहुत कम है। हमारे एरिया में तो मैंने 1 या 2 केसेस देखे हैं, ज़्यादा नहीं है। ये मतलब हमें लग रहा है कि डेंगू और मलेरिया मिलते जुलता, सिम्टम्स लगभग मिलता जुलता है इनके। नहीं ज़्यादा अलग है। डेंगू मालूम होने में बहुत मुश्किल है, यानी क्लिनिकली हाँ वो ब्लड टेस्ट से ही मालूम पड़ता है। मलेरिया में ठंड लगना, मलेरिया तो टिपिकल वो ऐसा कपी आई और तो मलेरिया इमीडिएट सस्पेक्ट हो जाता है। डेंगू कैसा है अपना, तुम्हें हमें जैसा सर्दी आती है बुखार आता है वैसा आता है। हाँ। अगर आप ब्लड टेस्ट करें वो उसका प्लेटलेट्स देखें कम हुआ है क्या देखें, या अभी ये साल ही डेंगू का टेस्ट आया है तो टेस्ट करें तो मालूम होता है। नहीं तो ऐसा ये डेंगू है ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ता। मतलब एक और सवाल, आप गाँव में है उस समय जो जितनी बीमारियां थीं, अगर कम बीमारियों की संख्या के हिसाब से देखा जाए, और अभी जितनी बीमारियां हैं नई बीमारियां क्या पता नहीं कौन सी बीमारियां आ रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि बीमारियां कम हुई हैं कि नहीं? बीमारों की बात हम नहीं कर रहे हैं, अगर हम बीमारी के डिजीज़ की बात करें तो डिजीज़ की क्या स्थिति है? मतलब ओवरऑल आप चीज़ों को देख रहे हैं, जर्नल्स भी आप पढ़ते होंगे, बाकी जो चीज़ें नहीं आ रही। इन्फेक्शंस के जो डिसीजेस होते हैं, इन्फेक्शन यानी बैक्टीरिया हो या वायरल हो, वो आजकल थोड़े बहुत कंट्रोल्ड है। लेकिन बाकी जो बीमारी है माने संक्रमित हाइपरटेंशन हो, हार्ट डिसीज हो, ये 2-3 जो बीमारी है वो बहुत ही बढ़ गई है। संक्रमित बीमारियां
कंट्रोल हुई हैं। हाँ। और बाकी जो डायबिटीज़, ब्लड हाइपरटेंशन, शुगर, और हार्ट अटैक आया, हार्ट बढ़ा है, काफ़ी बढ़ा है। काफ़ी बड़ा है। यानी मेरे पिताजी ऐसे बताते थे कि अगर ये फार्मर है, खेतों में काम करने वाला कष्टकरी है, तो इसको डायबिटीज़ नहीं रहेगा। लेकिन आज वैसी परिस्थिति नहीं है, वो डायबिटीज़ सबको हो रहा है। अच्छा, हाँ, फार्मर को भी। यानी उनका ऐसा ऑब्जर्वेशन था कि ये जो विलेज में है डायबिटीज़ बहुत कम है, और खेतों में कष्ट का काम जो करते हैं उनको एकदम कम है। इसके पीछे हाँ, मतलब जो साइकोलॉजी नहीं, मतलब क्या कारण आपको लगता है कि ये अचानक से हार्ट की बीमारी, शुगर की बीमारी, और लगभग 1/3 इंडियन आज शुगर के पेशेंट हो गए हैं? इसमें दो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, इसमें जो जेनेटिक फैक्टर है, यानी अगर आपके पिताजी को हार्ट डिसीज़ है तो आपको भी होने की संभावना है। ये जो है ये फैक्टर बढ़ रहा है। यानी अगर पिताजी को 70 साल में हार्ट अटैक आया तो उनको बेटे को 50 साल में ही आएगा, उसके बेटे को 40-45 में ही आएगा। अच्छा, ये इस तरह से आ रहा है, मतलब एज के हिसाब से ये डिक्रीज, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, जेनेटिकली बढ़ रहा है एक साथ। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो है वो है चेंज इन डाइट। देखिए अपना सिस्टम जो है वो जेनेटिकली बना हुआ है, और मैं इधर का हूँ तो मुझे रोटी खाने की आदत है, और मैं रोटी खा के स्वस्थ हूँ, मतलब हाँ, ठीक है। मैं जब मेरा डाइट बदलता हूँ हाँ, और बर्गर और ये खाने लगता हूँ, चीज़ जो हमने हमारे जीन्स ने कभी देखा ही नहीं, वो खाने लगता हूँ। अगर मैं घी लूँ तो मुझे तकलीफ नहीं होगी, लेकिन मैं चीज़ जब खाता हूँ तो मैं वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे सिस्टम को इतना सैकड़ों सालों से वो मालूम ही नहीं है। मतलब ये जो चेंज इन डाइट है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसका चेन कहीं ना कहीं जेनेटिक से भी जुड़ा हुआ है। जेनेटिक्स तो डेफिनेट जुड़ा हुआ है, मतलब दोनों है। हाँ, दोनों फैक्टर्स, दोनों फैक्टर। जेनेटिक इंडिविजुअल तो जो है वो है ही, लेकिन हम जो भोजन के अपने बदलाव, खान पान में बदलाव किए, इसका भी उससे चेंजेस है, क्योंकि वो पहचानता नहीं है। और अब हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो तो एकदम बचपन से ये सब खा रही है। हाँ। मैगी हो या वो तुम्हारा मैकडोनाल्ड हो, ये सब बचपन से खा रहे हैं अभी, चाइनीज़ हो। मतलब कि आप कहना ही चाह रहे हैं ना, भूगोल जो पूरा इन्वायरमेंट है, भूगोल है, भूगोल के हिसाब से डाइट निश्चित होती है। मतलब यहाँ का जो भूगोल है, इन्वायरमेंट। आपको नॉर्थ में सरसों का तेल खाने की आदत है, लेकिन हमें वो हजम नहीं होती। नॉर्थ अगर उधर जाते हैं तो वो तेल हमें पचन नहीं होता। अच्छा, हमें इधर वो सिंगदाने का गोवा में जाएगा तो नारियल की सब भाजी में इसमें नारियल रहता है। यानी जो को देखो अभी ये सब अभी कैसा हो रहा है, अभी सब कार्डियोलॉजिस्ट पहले बोलते थे सनफ्लावर ऑयल लो, लेकिन थोड़े सालों के बाद उनको मालूम हुआ कि वो ऐसा कुछ नहीं है। आप जो खाते हैं तुम्हारा लोकल वही सही है, क्योंकि तुम्हारी सिस्टम उसके लिए बनी हुई है। यानी कि लोकल भोजन, लोकल यानी कि एक तरह से इसको कह रहे हैं ना, घर का ट्रेडिशनल पारंपरिक भोजन, पारंपरिक जो है भोजन मतलब श्रेष्ठ है। अभी आप चेंज बोल के जो थोड़ा खाते हैं वो अलग बात है, लेकिन आपका स्टेपल डाइट जब चेंज हो जाता है, रोज का आप वही खाने लगते हैं, तब वो आपके सिस्टम पे अफेक्ट करता है। चेंज चलता है, चेंज चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वंस इन अ व्हाइल जब खाते हैं तो लेकिन रेगुलर डाइट अगर वहीं कर लिए तो दिक्कत है। नहीं, अभी देखो ना, आप पुराने अगर थोड़ी सालों पहले की आपके बचपन का सोचो, अब कुछ दिवाली हो, दशहरा हो, तब वो पकवान खाते थे। आज पकवान आप बाहर गए तो दुकान में खड़ा है, कभी भी खाते हैं, जब मर्जी तब खाते हैं। जब मर्जी खाते हैं।
यानी कि इतनी जो बीमारियां बढ़ी हैं इसमें हमारा खान पान एक बहुत बड़ा। तो इसके लिए भी हमें जागरूकता कैंपेन करने की, मतलब ज़बरदस्त तरीके से, बहुत जिस तरह से स्वच्छता अभियान चल रहा है उस तरह से क्या खाएं और कहाँ पे क्या खाएं, मतलब क्या खाएं वो एक अलग विषय है कि कहाँ हम रह रहे हैं और उसके हिसाब से क्या खाएं। बराबर। यानी कि भूगोल के हिसाब से डाइट चार्ट, हाँ यही हुआ ना, जियोग्राफिकल डाइट चार्ट। हाँ, एक पॉइंट आया जियोग्राफिकल डाइट चार्ट। बहुत अच्छा पॉइंट है, हाँ। जियोग्राफिकल डाइट चार्ट। कार्डियोलॉजिस्ट ही बता रहे हैं कि अगर देसी गाय का घी हो तो वो हार्ट के लिए अच्छा है। तुम्हारा नहीं तो बुक से गए अगर वेस्टर्न बुक से तो वो बोलेंगे घी इज़ बैड फॉर हेल्थ, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि घी ये अपना सालों से मतलब ओवरऑल हेल्थ के लिए, इसी भ्रम को तोड़ने की ज़रूरत है। मतलब हुआ क्या कि जो लिटरेचर हम पढ़ें, डॉक्टर तो हम बने हैं वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ के, तो डाइट भी हम दे रहे हैं उसी हिसाब से। बुखार हुआ है, कुछ हुआ, कई बार तो हुआ है कि ये हुआ है तो दूध मत खाइएगा, ये हुआ तो ये मत कीजिएगा, जबकि अमूमन अगर वो नहीं खाएंगे तो उसका डाइट ही वही है। तो जियोग्राफिकल डाइट चार्ट हमें लग रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पे एक बनाया जाना चाहिए और इस पे हेल्थ मिनिस्ट्री को काम करना चाहिए। और एक उसको एग्जांपल लेता हूँ मैं, अभी कुछ साल पहले, 20 साल पहले, अगर आपको डायबिटीज़ हो तो लोग बताते थे कि नो राइस। हाँ, हमने वैसा ही सीखा है, जब हम मेडिसिन सीखे तभी राइस नहीं खाना है, जीरो, बंद करना है। लेकिन साउथ के लोगों को कैसा हो जाएगा, वो तो राइस पे ही रहते हैं। हाँ, हाँ। तभी मद्रास में, वो टाइम मद्रास था, मद्रास में वो रिसर्च किया उन लोगों ने, और फिर उन्होंने ये किया कि राइस खाने से डायबिटीज़ नहीं बढ़ता। अच्छा, मद्रास में? हाँ, ये अल्टीमेटली शुगर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो फ़र्क है, नहीं डायरेक्ट शुगर जो रहती है, जो इमीडिएट एब्जॉर्ब होकर ब्लड शुगर बढ़ा देती है, और ये राइस और ये जो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं वो डाइजेस्ट होकर धीरे जो ये होते हैं शुगर पे कन्वर्ट होते हैं। ये दोनों में बहुत फ़र्क है, और ये बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ये मद्रास में दिखाया और फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक्सेप्ट हो गया। ओके, मद्रास में मतलब कितने हम लोग स्वास्थ्य चिंतन के प्रति कितने जागरूक नहीं है। मनुष्य की ये ऐसी मजा है, ऐसी है कि वो आप कितना भी समझाए, जब तक पढ़ता नहीं। हाँ, जीवा जो है अब जैसे हम बता रहे हैं, जब तक आप बीमार नहीं होते तब तक लगता है कि ठीक है, ठीक है। हमारे पिताजी मतलब उनको बाद में शुगर हुआ तो पकवान के बहुत शौकीन थे। घर में अगर कुछ बन जाए तो आएंगे, डांटते, गाली दे करके, अमूमन ले आओ, तुम ही लोग डॉक्टर हो, हम आर्मी में रहे हैं, हम जानते हैं, वो खाएंगे। मानने वाले नहीं थे। ये स्थिति है। ऐसी बात है, आज छोटे बच्चों के लिए फास्ट फूड अच्छा नहीं है, किसको मालूम नहीं है? हाँ, हाँ। सबको मालूम है, लेकिन उसको हम खाते हैं, लेकिन सब लोग खाते हैं, क्योंकि जब तक आदमी बीमार नहीं होता वो कुछ भी नहीं सुनता। नहीं, इसके पूरा इसमें हमें लग रहा है कि जो सोशल स्ट्रक्चर जो हमारा था वो जो चेंज हुआ है धीरे धीरे, एक जो हमें लग रहा है कि आप जैसे बोले कि आप लोग ज्वाइंट फैमिली में थे, तो ये जो परिवार टूटा है, अब आपके पास समय नहीं है, आपको भी ऑफिस जाना है, पति को भी ऑफिस जाना है, बेटे को स्कूल जाना है, सुबह अगर नाश्ता नहीं बन पाया तो क्या किया जाए, झटपट में एक मैगी डाले और किए, और तुम भी लो, आप भी लो, हम भी लिए और निकल लिए। तो हमें लग रहा है कि एक ये जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ, ये भी कहीं ना कहीं सोशल अनसिक्योरिटी वाला जो पूरा एस्पेक्ट है, ये भी अनहाइजीन जो हम लोग ले रहे हैं, इसका एक कारण है। और ये सब मटेरियल्स जो है, मैगी हो, ये तरह तरह के चाइनीज़ ये फूड है, कुछ ना कुछ होता है जो इधर स्टिमुलेट करता है। हाँ। वो स्टिमुलेशन और वो जो वे होता है उसकी आदत पड़ जाती है।
फिर उसके सामने तुम्हारा शिरा उपीट एकदम फीका लगने लगता नहीं सही बात है। मतलब अब जैसे मंचूरियन सब लोग बोल रहे हैं कि उनमें अजीनोमोटो रहता है, ये रहता है, वो हार्मफुल है, लेकिन उसके वास्ते ही तो टेस्ट है ना। हाँ, मतलब अब जैसे हम अपनी बात बता रहे हैं, हम इतना जानते हैं, सब कुछ जान रहे हैं, 4 सालों से तो लगातार हम हेल्थ पे रिपोर्टिंग सब कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम मुंबई जब आए 4 साल पहले, तो हमको मंचूरियन राइस खाने का शौक वो लगा, क्योंकि खुद नहीं बनाते थे। दोपहर में ऑफिस से निकले, मिलता क्या था, वही सब मिलता ही था, वही मिलता था। तो मंचूरियन राइस, बाकी कुछ समझ में नहीं आया तो मंचूरियन राइस खाना शुरू किया। खूब खाए, महीना 2 महीना 3 महीना तक खाए, फिर थोड़े से बीमार हुए, फिर कहे कि अब नहीं खाएंगे। और हम जो पहला जो सवाल इस बीच में हमने जो सवाल आपसे किया था कि बीमारियों की संख्या कंट्रोल हुई है या बीमारियों की संख्या बढ़ी है। अगर 30-35 साल का जो आप 20 के 84, इधर 16-15, 30 साल का अनुभव जो है 3 दशक में अगर हम देखें, क्योंकि हेल्थ का एक बहुत बड़ा बजट इन चीज़ों पे जा रहा है। स्टैटिस्टिक्स बहुत समझने में हाँ, वो तो कठिन बात है, लेकिन इन जनरल ओवरऑल जो देखे हाँ, तो 84 में ये घटाप्रभापुरी गांव में 4 या 5 प्रैक्टिशनर्स थे। ये 2 बड़े अस्पताल थे। अभी हमारे दोनों अस्पतालों की पेशेंट्स की संख्या बढ़ गई है और गांव में अभी लगभग 20 प्रैक्टिशनर्स हैं जो हर रोज सुबह से शाम तक व्यस्त रहते हैं, 60-70 पेशेंट देखते हैं। इतने पेशेंट्स आते कहाँ से हैं? हाँ, इतने बीमार लोग है कहाँ, ये समझ में ही नहीं आता कभी कभी। और यानी इसका मतलब वो टाइम नहीं था उतना। हाँ, मतलब जो चीज़ें दिख रही हैं कि उस हिसाब से ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। थोड़ा भाग ऐसा ही रहेगा कि पहले बुखार आया तो घर पे ही कुछ ये करके रहते थे, लेकिन वैसी भी बात नहीं है। लोग तो तभी से हॉस्पिटल आते थे। और यहाँ एक बात ऐसी थी कि मैं सर्जन था, लेकिन मुझे सब और भी जनरल प्रैक्टिस भी करनी पड़ती, पेशेंट्स देखने पड़ते थे। हार्ट अटैक का पेशेंट हो वो भी ट्रीटमेंट करना है, और पॉइजनिंग का पेशेंट हो वो भी करना है, स्नेक बाइट का हो वो भी करना है, हर तरह के पेशेंट्स। जी, ये मतलब एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला। ये एक्सपीरियंस है, और ये आपके लिए चैलेंजेस भी था उस समय। जिस चैलेंजेस की आप बात कर रहे हैं, शायद इसी चैलेंजेस की बात आपने पहले कही थी। हाँ, और फॉर्चुनेटली मुझे इसमें इंटरेस्ट भी बहुत था। मेडिसिन में भी बहुत, जितना मुझे सर्जरी में इंटरेस्ट था उतना मुझे मेडिसिन में भी इंटरेस्ट था। मेडिसिन में हाँ, तभी तो आप सफलतापूर्वक चीज़ों को कर पाए, और आज मतलब रिजल्ट सामने है। मतलब ये समस्याएं, और किस तरह की समस्याएं आई? समस्या मैंने देखी कि अभी लोग बोलते हैं पेशेंट एजुकेशन करना है, लेकिन मेरा एक ऐसा अनुमान है कि पेशेंट एजुकेशन से ज़्यादा ये गांव में जो डॉक्टर्स रहते हैं छोटे छोटे, उनका एजुकेशन ज़्यादा महत्व का है। अच्छा, अगर वो अच्छी तरह से एजुकेट होते हैं तो ऑटोमेटिकली मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छी होती है। जो बीमारियां डिटेक्ट नहीं होती है वो लेवल पे भी डिटेक्ट होगी। हाँ, ये प्राइमरी हेल्थ की, हाँ वही जिसकी हाँ हम लोग की कल जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यानी कि हमें निचले स्तर पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हम होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं निचले स्तर पे, क्योंकि जी देखिए आजकल ये आ गया है, इंटरनेट आ गया है। हाँ। काफ़ी लोग इंटरनेट में पढ़ के आने लगे हैं। पहले भी एजुकेटेड लोग कुछ ना कुछ पढ़ के देखते थे, लेकिन पेशेंट एजुकेशन जब होता है तो सच में उसको फ़ायदा होता है क्या? हाँ, ये पॉइंट है, वो डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर सकता है। हाँ, एक थोड़ा सा एडवांटेज है कि वो बीमारी के बारे में उसको मालूम हो जाएगा और वो सिंसियरली ट्रीटमेंट लेगा। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाता है और वो 10 सवाल पूछता है तो वो एक्चुअली संकट में गिरता है। देखिए, आप मेरे पास आते हैं, आपका सर दुख रहा है,
मैं देखता हूँ या बीपी नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, मैं आपको हेडेक की गोली दे के भेजता हूँ, एक में भी 1-2 बार आए आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप जब आके 10 सवाल पूछते हैं, ये ब्रेन ट्यूमर है, अंदर कुछ है, तो कंफ्यूज होता है, डॉक्टर भी कंफ्यूज होता है ना वहाँ पे, तो फिर उस तरह के सवालों। हाँ, क्योंकि अभी 100 में एक पेशेंट को वो हो सकता है। तो आप जब ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने लगते हैं तो डॉक्टर बोलेगा आप सीटी स्कैन कर लेंगे, टेस्ट करा लेते हैं, इट इज़ बेटर। हाँ, इट इज़ बेटर। हाँ, लेकिन मैं जो आपको कॉन्फिडेंटली, मुझे मालूम है ये इसमें कुछ नहीं है, तो मैं एक सादी दवा दे के जो भेजता हूँ, तो आप जब 10 सवाल पूछते हैं, हाँ, तो हमें ये लगता है कि कहीं अगर निकल गया बाद में चल के तो हमको ये क्रॉस करेगा कि आपने उस समय तो हमने कहा था, आपने ध्यान ही नहीं दिया। तो अगर आप और अगर आपके इसमें जो फिर रहा है विचार कि ब्रेन ट्यूमर है क्या, इधर एक ब्रेन में इन्फेक्शन है क्या, 10, क्योंकि आप इंटरनेट में जाएगा तो 10 उधर देखेंगे, सिम्टम्स के हिसाब से, आप अपने के हिसाब से कुछ ना कुछ आपको एबनॉर्मल उधर लिस्ट आ जाएगी। अगर डॉक्टर को मालूम होता है ये वो नहीं है, मुझे अनुभव से मालूम है कि ये वो नहीं है, क्योंकि उसके भी थोड़े से अलग लक्षण रहेंगे ही, लेकिन मैं चांस नहीं ले सकता अगर आप उतना डाउट्स पूछते हैं। तो मेरे ख्याल से वो पेशेंट गोज इनटू मोर ट्रबल समटाइम्स। तो पेशेंट को, अच्छा इसमें एक और सवाल उठता है कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो संवाद, जिस कम्युनिकेशन की बात आप कर रहे हैं, तो इसमें किस लेवल तक संवाद होना चाहिए, मतलब क्या क्या पूछा जाना चाहिए मरीज की तरफ से, या कहाँ पे वो अलर्ट रहे एक पेशेंट के रूप में? नहीं, संवाद तो अच्छी तरह से होना ही चाहिए। हाँ। अगर आप कुछ ट्रीटमेंट, यानी ये प्रॉब्लम कब आता है, सीरियस पेशेंट रहता है या ऑपरेशन का पेशेंट रहता है, ये 2 सिचुएशंस में प्रॉब्लम आता है। मेडिकली सीरियस जब पेशेंट रहता है तभी उसका क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ये सब बताना जरूरी होता है। ऑपरेशन रहता है तो ऑपरेशन क्या है, इसका कुछ और चॉइस है क्या, ऑपरेशन करना है क्या, विदाउट ऑपरेशन, सेकंड ओपिनियन टाइप से, मतलब नॉट ओपिनियन बट यू कैन टू एक्सप्लेन। ओके। और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ये सब बताना, वो संवाद होना ये रहता है। मतलब ये है ना कि पेशेंट, मरीज और डॉक्टर के बीच में एक हेल्दी कम्युनिकेशन जरूरी है। हेल्दी कम्युनिकेशन जरूरी है। हाँ। लेकिन अभी आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज देखें तो ये कम्युनिकेशन इतनी लेवल पे गया है कि वो सुन के ही मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मतलब वो पूरा नेगेटिव जा रहा है, मतलब यानी कि नेगेटिव स्तर पे हो जा रहा है ना वो कम्युनिकेशन। आपको हम जेल भिजवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोर्ट में ले जाएंगे, इस तरह की भी बातें उसमें होती हैं। नहीं, अभी देखो, आपको हर्निया करना है, आपका हर्निया का ऑपरेशन, तो बराबर है, 1% चांस है कि आपका हर्निया 10 साल के बाद वापस आएगा। लेकिन ये वेरी रेयर सिचुएशन है। आप जब ऑपरेशन को जाते हैं, आप कॉन्फिडेंस से जाना चाहिए कि मैं अच्छा होने वाला हूँ। हाँ, ये हाँ सही बात है। हाँ, अगर मैं आपको ये बता दूँ कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है, डरा दूँ, आपका टाका बाहर निकल के आ सकता है, अगर ये हो जाए तो ये हो जाता है, ये सब मैं आपको ऑपरेशन के पहले बता दूँ, तो आप वो कॉन्फिडेंस से कभी नहीं जाएंगे। तो फिर वो मानसिकता जो है, वो मेरे इंडियन पेशेंट में तो अच्छी तरह, पेशेंट अपना जो सिस्टम है कि डॉक्टर पे विश्वास रखना और विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जाना, तन को समर्पित कर देना। हाँ, बहुत महत्व का है ये। अगर हम थोड़ा सा इस कम्युनिकेशन की ही बात को और आगे हम बढ़ाएं, तो वर्तमान समय में नॉर्थ इंडिया की जो स्थिति है, साउथ के बारे में हमको कम मालूम है, कि डॉक्टर की जो सोच है, जिस सेवा भाव से और जिस पॉइंट पे आप ये बातें कह रहे हैं, हमें लग रहा है कि आज का जो डॉक्टर, नॉर्थ इंडिया का 85% जो डॉक्टर्स हैं, उनके जहन में ये है कि कितना वो पैसा कमा लें। तो जब डॉक्टर रोग और रोगी, मतलब उसका विजन ये नहीं है कि हमें रोगी को ठीक कर देना है, रोग को ठीक करना है, वो जब पैसे पे आता है, जो कि चीज़ें दिख रही हैं आजकल, वो चाहे वो गिफ्ट लेने की बात हो, चाहे वो जांच में कट लेने की बात हो,
चाहे वो मतलब इस तरह के तमाम जो चीज़ें हैं जो कि अनएथिकल है एक डॉक्टर के पेशे के लिए, और डॉक्टर की सफ़ेद कोट पे दाग है, और कई वहाँ पे एक्सक्लूसिव इस तरह के मामले आए हैं, खुद हम लोगों ने भी कई ट्रैक किए हैं। तो इस स्थिति में आखिर में मरीज कैसे, मतलब अब हमें लग रहा है कि एक संकट के दौर से प्रोफेशन गुजर रहा है नॉर्थ इंडिया में, खासतौर से साउथ के बारे में मैं कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूँ। तो ये विश्वास कैसे वापस आएगा? नहीं, इसमें थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। हाँ, वही ये देखिए कि मैं अभी पहले जो बताता रहा था वो ये बात है कि अभी देखिए, आप जो एक छोटा ऑपरेशन हो, बड़ा ऑपरेशन हो, उसमें एक छोटी सी रिस्क तो कायम रहेगी। ठीक है। एनेस्थेसिया की रिस्क रहेगी, हाँ। ऑपरेशन की रिस्क रहेगी। हाँ, ठीक है। मेरा मानना ऐसा है कि जब मैं ऑपरेशन कराने के लिए जाता हूँ तो वो रिस्क मैं एक्सेप्ट करना चाहिए। जी, हाँ, वो तो है। जब हम, हाँ बिल्कुल, वो रिस्क एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसके लिए डॉक्टर को ब्लेम नहीं करना चाहिए। ठीक है। और डॉक्टर कुछ गलत करे, दैट इज वो अदर थिंग स्टोरी। हाँ। लेकिन ये आजकल हो रहा है कि डॉक्टर को क्या है, देखते भी नहीं है। पेशेंट को कुछ हुआ तो डॉक्टर को सीधे डॉक्टर को ब्लेम ये करते हैं। करना, ऐसा हो रहा है। वो बहुत गलत है। जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो वो रिस्क लेनी ही चाहिए, है ना? वो पेशेंट मैं ले रहा हूँ, पेशेंट ले रहा है तो वो रिस्क, हाँ, उतना रिस्क ले रहा है। हाँ। रिस्क ले रहा है। अभी चार्जेस क्या लेते हैं, ये इसके ऊपर उंगली उठाना गलत बात है। ठीक है। हाँ, अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो दिल्ली जाने के लिए 500 लेते हैं। अगर बस से जाते हैं तो शायद 1000 लेते हैं। विमान से जाते हैं तो 5000 लेते हैं। ये आपका चॉइस है, कौन सी गाड़ी लेना है। ठीक है। जी। सो patient, if a doctor is charging more in a 5-star hospital, less in a smaller hospital, ये वैसा वेरिएशन है, ये तो रहेगा। ठीक, ये गलत बात नहीं है। वहाँ तक तो ठीक है। हाँ, वो हम भी मानते हैं, हम भी एग्री करते हैं। हाँ, गलत किधर है? ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं और ऑपरेशन किया जी, या कुछ फॉल्स बता के कुछ ये किया। ठीक है। हाँ, जिसे डराया। हाँ, टू गेट मनी, टू गेट मनी। हाँ, टू गेट मनी, या वो टोटली रॉन्ग बात है। क्योंकि पॉइंट वहीं पे टू गेट मनी। अब जैसे कई मामले ये हैं कि अगला मतलब कई केसेस तो ऐसे भी आए हैं ना कि पेशेंट मर गया है, उसके बाद भी वेंटिलेटर पे आप रखे हुए हैं और उसके चार्जेस बन रहे हैं, 2 दिन के बाद आप दे रहे हैं। तो इस तरह के भी कुछ मामले सामने आए। तो ये जो ओवरऑल एक नर्सिंग होम की जो एक मेंटालिटी निकल रही है, तो इसको आप प्रोफेशन के हिसाब से देखा जाएगा, मेडिकल प्रोफेशन की बात है। ये जो पेशेंट का डाइंग मोमेंट्स जो रहते हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट बात है। अभी पेशेंट जो एब्सोल्युटली ऑन डाइंग बेड मरने जा रहा है, तभी वो कोई भी डॉक्टर हो वो मैक्सिमम ट्राई करेगा, कार्डियक मसाज देगा, वो वेंटिलेटर लगाएगा, ये करेगा, सब करेगा। और जब तक हार्ट बीट हो रहा है तब तक डिक्लेयर नहीं करेगा। हाँ, ठीक है, स्वाभाविक है। हाँ, अभी ये करने में डाइंग पेशेंट रिकवर होने का चांसेस शायद 4-5% रहे। कम है। तो 95% लोग आपके ऊपर चिल्लाने वाले हैं कि आपने खाली पी ली, मरने वाला पेशेंट था, वो आपने इसको ये किया। नहीं रहा है कि वो पेशेंट डाई कर गया है, मर गया है, लेकिन वेंटिलेटर पे है। इस तरह के भी कुछ केसेज। पेशेंट की डेथ के बाद वेंटिलेटर पे रखे तो भी हार्ट नहीं चालू होने वाला। हाँ, अगर हार्ट चालू है तो वो स्टिल ट्राई कर रहे हैं डॉक्टर। अभी आपको वो राइट है कि ये मुझे नहीं होता, आप वेंटिलेटर बंद कीजिए, ये रिलेटिव्स बता सकते हैं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, वेरी डिफिकल्ट वेंटिलेटर हटाना, क्योंकि आप शायद उसको ये देख के आप बताएंगे कि मेरे पिताजी अब he is already no more almost, he is not going to recover, so you stop the ventilator. ये शायद आप with great difficulty you may take that decision, लेकिन आपके रिलेटिव जो है वो आपको बोलेंगे ऐसा कैसा किया तुमने।
वेंटिलेटर पे शायद वो 5% चांस था वो ये होने का। हम पैसा देते थे, हाँ, उसके बाद तो कई सवाल आते हैं। हाँ। इसलिए ये डिसीजन बहुत डिफ़िकल्ट है। और जैसा पेशेंट एजुकेशन बढ़ रहा है, अभी पहले की सिचुएशन कैसी थी, 84 की बोलता हूँ कि वेंटिलेटर अवेलेबिलिटी एकदम कम थी। हाँ। हमें हाथ में पकड़ के ऐसा करते बैठना पड़ता था ब्रीदिंग के लिए। ठीक। तो जब हमें लगता था कि ये पेशेंट नहीं रिकवर होने वाला है, तो हम स्टॉप कर देते थे। इट वॉज अ ईजी डिसीजन। वेंटिलेटर जब आप कनेक्ट करते हैं और तो वो ऑटोमेटिकली चालू रहता है, इधर हार्ट चालू रहता है। बंद करना ये कौन बताएगा? Who will tell? Who will take the decision? ओके, ये एक मतलब मेडिकली एक अभी मैंने बताया ना, अगर मैं पहले पेशेंट मर गया है, अभी जस्ट ऑन हाफ एन आवर ब्रीदिंग टेम्पररीली फॉर सम टाइम, मैं तो दिन रात 4 दिन ऐसा नहीं बैठने वाला हूँ। तो मेरा लिमिट था कि इतना में रिकवर नहीं होता है, तो मैं ये ट्राई छोड़ देता हूँ। ठीक। लेकिन अब वेंटिलेटर लगा है तो मैं वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो कोई सिस्टर कोई ये बताए अगर रिलेटिव को, वो हार्ट चालू था और उन्होंने वेंटिलेटर बंद कर दिया क्योंकि सब जगह दिखता है ना, उधर हार्ट चालू है, ECG दिखता है उधर। मतलब अरे ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, ये बहुत हाँ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। या डेफिनेटली द डॉक्टर कैन नॉट टेक डिसीजन। डॉक्टर के लिए भी बहुत मुश्किल है, वो क्या करे। हमारे जो विलेज के लोग रहते हैं, वो देखते हैं, बोलते हैं ये जगने वाला नहीं है, डॉक्टर साहब ये बंद कर दो, हम घर पे ले जाते हैं, जैसा है हम घर पे ले जाते हैं, वो घर पे मरने दो। और मेरे ख्याल से वो बहुत इंटेलिजेंट है, जो ये कहता है, प्रैक्टिकल है। हाँ, जब वो रियलाइज़ करते हैं कि ये नहीं, लेकिन आप ऐसा डिसीजन नहीं ले सकेंगे। हाँ, आप पेशेंट इज लिटिल बिट ब्रीदिंग, ये मैं घर ले जा सकता हूँ, ऐसा नहीं बता सकेंगे। इट इज़ वेरी इजी टू ब्लेम डॉक्टर, बट इन दैट सिचुएशन इट्स वेरी ट्रिकी सिचुएशन। डेफिनेटली नहीं, ये हम इससे सहमत हैं। आप बता रहे हैं कि मरा हुआ पेशेंट को वेंटिलेटर पे लगाए, ऐसा नहीं होता। ये नहीं होता है, क्योंकि वो तो ECG पे दिखता ही है ना। अगर ECG फ्लैट है तो वो मरा हुआ है। सब अभी ब्रीदिंग स्टॉप होके आया पेशेंट, तो मेरा कर्तव्य क्या है कि वो उसको, इसमें अमूमन होता क्या है उधर के कई नर्सिंग होम्स या जो हैं कि पेशेंट अंदर गया ICU में है और 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, डॉक्टर आके बता रहे हैं कि सब ठीक है, जो पेशेंट का अटेंडेंट है वो भी अंदर नहीं जाता है, मतलब वो देखता भी नहीं, वो देखने की भी इजाज़त नहीं है अगले, क्योंकि वो जा कर के देखे कि क्या पोजीशन है। तो वैसी स्थिति में वो फ्लैट है या चल रहा है, वो डॉक्टर ही जानता है। नहीं ना, तो एक बार दिन में जाना, हाँ, तुमने नहीं, कई बार नहीं जाने देते, वेरी क्रिटिकल रहते हैं उधर, सबको जाने को नहीं देते, लेकिन एक रिलेटिव्स को जनरली अलाउ करते हैं। कई केसेस जैसे आए हैं वही हम कह रहे हैं ना, कभी वो जो अभी ये ऐसा ट्रिकी सिचुएशन होने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत होती है। हाँ, ये भी है, हाँ, ये भी एक कारण है। अब जैसे देखिए, दूसरी बात ये है कि ये सब ट्रीटमेंट अब कॉस्टली हो गई है। डेफिनेटली, हाँ, ये भी एक कारण। हाँ, अभी आप वेंटिलेटर पे पेशेंट रखते हैं सिटी में, ICU में, तो दिन में कम से कम 25,000 खर्चा होता है। जब इतना खर्चा होता है तब आप सोचेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। और उधर प्रॉब्लम, इसके वास्ते प्रॉब्लम और ज़्यादा, आर्थिक तो बर्डन के कारण है ही, आर्थिक बर्डन के कारण ये मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ गई है। अब जैसे हम आपको एक घटना बता रहे हैं कि बिहार का एक मामला है, वहाँ एक गरीब परिवार एडमिट होता है वहाँ के किसी क्लिनिक में, पेशेंट मर जाता है, 60,000 रुपये दे करके वो एडमिट कराता है, 1,20,000 रुपये और उसको देना है। वो इतना गरीब है कि वो दे नहीं सकता है, अस्पताल उसको लाश देने से इनकार करता है। वो कहता है कि पैसा घर से लेके आओ गांव से। वो गांव जाता है, गांव सबसे अपने टोले में, मुसहर मतलब कुशवाहा जाति का है, हाजीपुर का मामला है। वहाँ पे वो 17-18 हज़ार रुपये ही इकट्ठा अपने लोगों से, जो बहुत निचली
तबके के लोग हैं 17-18 हज़ार रुपये इकट्ठा करते हैं, 4 दिन 5 दिन बीत जाते हैं, लाश नहीं मिलती है। फिर वो लोग क्या करते हैं कि पुआल का एक मतलब वो बनाते हैं पुतला, और उसको मतलब लाश लेने नहीं जाते हैं, हाँ, पुआल का बना रहे हैं और दाह संस्कार कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है मेडिकल साइंस की स्थिति में, तो इसके लिए मतलब क्या मिडिल रास्ता क्या हो सकता है कि लाश अगले को मिले फाइनली, अगर पैसा नहीं है? नहीं इतना एक्सट्रीम जनरली नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर भी कुछ ना कुछ तो उसमें, क्योंकि तो डॉक्टर वो लाश कहाँ रखेगा? हाँ, तो डॉक्टर कहाँ रखेगा वो लाश? 5 वो दिन तो डॉक्टर को अल्टीमेटली नहीं तो नहीं, लाश लेके जाओ बोलना ही पड़ता है। तो 4 दिन तक जब लाश नहीं मिला, फिर इन्फॉर्मेशन दिल्ली हम लोग के पास आया, तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्म किया, फिर कहा कि वहाँ के बाकी लोकल कुछ लोगों को इन्वॉल्व किया, वहाँ पे जो बड़े घराने के लोग थे वो लोग गए, पुलिस ने जैसे इन्फॉर्म किया फिर अस्पताल से वो लाश लिया गया। जनरली डॉक्टर लोग इतना ये नहीं करते, लेकिन फिर भी अभी अमाउंट बड़ा है, अमाउंट बड़ा है, हाँ, तो कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट करेंगे डॉक्टर। हाँ, वही कर रहे हैं ना। तो ऐसी स्थिति में क्या ऐसा नहीं लगता है कि एक गवर्नमेंट को भी इस तरह का कुछ फंड क्रिएट करना चाहिए, या अगर ऐसी सिचुएशन में या कुछ हो कि भाई अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो कुछ करे? ठीक, लास्ट तो अल्टीमेटली ऐसे डॉक्टर को बेसिक कॉस्ट तो मिलना चाहिए। हाँ, और उसमें हुआ क्या है, अब हम बता रहे हैं, पेशेंट गया, डिलीवरी का पेशेंट है, 1 घंटे में उसकी मौत होती है, 60,000 रुपये जमा है। तो 1 घंटे में एक डिलीवरी के पेशेंट को, जो कि जिला अस्पताल से रेफर्ड है, उसको जाना था PMCH यानी कि स्टेट अस्पताल में, वो बीच का जो मिडिल मैन है वो वहाँ ना ले जा करके पैसा कमाने के चक्कर में प्राइवेट में ले गया। ठीक है, तो अगला 60,000 रुपया सब कुछ, वो भी अपने 10 धुर मतलब लगभग कितना 500 स्क्वायर फीट जो ज़मीन उसकी थी उसको बेच करके उतना पैसा लेके वो गया है, वो दे दिया। ऐसे सिचुएशन, इस तरह की सिचुएशन आ रहे हैं। तो चूँकि यहाँ इधर की सिचुएशन बेहतर है, हम इसलिए हम कह रहे हैं कि साउथ पे हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं कि नॉर्थ में इस तरह के मामले आ रहे हैं जिसमें हम ज़्यादा देखिए ये कॉरपोरेट हॉस्पिटल का तरफ बढ़ रहे हैं लोग। हाँ, कॉरपोरेट हॉस्पिटल में ह्यूमैनिटी कम है, बिजनेस ज़्यादा है। कॉरपोरेट हॉस्पिटल क्या सोचता है, ये हमारा लॉस है जी। अगर सिंगल नर्सिंग होम हो तो वो इमीडिएटली कंसिडर करेगा कि ठीक है ये बहुत गरीब आदमी है, उसको कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन जब वो बड़ा कॉरपोरेट हॉस्पिटल रहता है, और ऐसे ही हॉस्पिटल आजकल ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, तब वो उसको वो पेशेंट से कुछ मतलब ही नहीं है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस पे हाँ, पूरा मतलब जो एस्टेब्लिशमेंट ही है उसका, जो डॉक्टर है उसके हाथ में वो इसके बात ही नहीं है, वो देख मैनेजमेंट अलग है, वो मैनेजमेंट अलग है, ये बिजनेस हुआ। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि भारत जैसे देश में जहाँ पे अभी भी 34-35% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, इस तरह का जो ट्रेंड है हेल्थ सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, उस ट्रेंड को आप चूँकि सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं किस नज़र से देखते हैं? देखिए दोनों की ज़रूरत है। हाँ, अभी थोड़ा एक्सेस करते हैं वो बात अलग है, एक्सेस प्रॉफिट करते हैं वो बात अलग है, लेकिन अगर आपको मॉडर्न सेवा चाहिए, आपको MRI चाहिए, आपको एंजियोग्राफी चाहिए, आपको बाईपास होना चाहिए, सब अगर आपको ये सब सेवाएं चाहिए तो उसका खर्चा भी उतना है, और ये खर्चा चैरिटेबली नहीं होता, ये बिजनेस लाइक एटीट्यूड से ही करना पड़ता है। इसका खर्चा सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, यानी फिर हम यहाँ हाँ, लेकिन गवर्नमेंट हर जगह नहीं कर सकती, वो कैपिटल सिटी में करेगी ऐसा MRI स्कैन, ये स्कैन, वो सब, या कि ये सब each equipment is in crores. See, when you invest in crores, you have to see that it comes return. प्राइमरी हेल्थ जो आप बता रहे हैं, इसमें सेवा का महत्व ज़्यादा है, क्योंकि इसमें इक्विपमेंट ज़्यादा नहीं है, इसमें मनुष्य का सहभाग ज़्यादा, और उधर सेवावृत्ति से जो काम करते हैं वो फ्री भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो अभी ट्रेंड आप बोल रहे हैं, वो जो है वो सेवावृत्ति से नहीं हो सकता। उधर
जो इन्वेस्टमेंट है वो आनी चाहिए, तब तक नया मशीन आता है उसके लिए वापस करना है, यानी वो बिजनेस है। जी, यानी कि दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, सामंजस्य। दोनों को मिला करके चले। हाँ, दोनों थोड़ा सा अलग ही है। हाँ, अलग 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 है। तो यहाँ पे अगर हम सरकार की बात करें, हाँ। तो सरकार की क्या जिम्मेदारी बन जाती है, और ओवरऑल अगर हम भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात, अभी ये बड़े अस्पताल में अगर आप ऐसे बड़े बीमारी के लिए जाते हैं तो आपको नहीं लगेगा कि ये कॉस्टली है, क्योंकि आप, हाँ, अगर आप ब्रेन सर्जरी के जरिए जाते हैं तो लगेगा ठीक है ब्रेन सर्जरी है तो इतना लगेगा ये सब इक्विपमेंट के लिए। लेकिन ये बड़े अस्पताल में आप बाय मिस्टेक छोटी बीमारी के लिए जाते हैं, तब आपने बताया वो प्रॉब्लम आता है कि खर्चा इतना कर नहीं सकते, और इमरजेंसी सिचुएशन में ये बहुत प्रॉब्लम आता है। जी, आपके संदर्भ को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारी माताजी साथ में थी, हमारी गांव से आई हुई थी। हाँ। तो उनको हम अपने नज़दीकी पीएचसी में ले गए, अच्छा अस्पताल है वो, वहाँ ले गए। तो जो डॉक्टर वहाँ बैठी हुई थी, माताजी यहाँ बैठी, और लैंग्वेज की समस्या आ रही थी, वो गांव की थी तो अपनी बातों को नहीं बता पा रही। तो हम बोले कि हम सोचे कि हम उनको कम्युनिकेट कर दें। तो मेरा कम्युनिकेशन करना उनको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, हम समय ज़्यादा शायद ले रहे हैं, हम बताने का प्रयास कर रहे थे उनको कि मैडम इनको ये है ऐसे ऐसे। तो नहीं, वो ऐसा बिना देखे वो दवा लिखी। हम कहें कि इनको फीवर और बाकी चीज़ें आप चेक कर लीजिए। तो नहीं, वो सब पेट में उनको थोड़ा सा गर्मी टाइप से थी, उनको कहीं भी गर्मी हो, कहीं भी वो हो, सब फीवर ही होता है, उनका स्टेटमेंट था। वो डॉक्टर बिना डायग्नोसिस किए हुए उन्होंने पैरासीटामोल लिखा, डुल्कोलेक्स 6 टैबलेट लिखा, 1 × 2 मतलब सुबह शाम, डुल्कोलेक्स टैबलेट सुबह शाम, जबकि स्टूल ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप लिख देंगे। और उसके बाद तो क्या होगा, हमने उनको कहा कि ठीक है, प्रणाम किया। उस समय हम कुछ नहीं बोले, दवा तो हम ले लिए, बाहर से दवा लिए, लेकिन जब दवा देखे उसका सब हम कहें कि ये दवा आप तो चला नहीं सकते हैं। माता जी को आयुर्वेद, बगल में आयुर्वेद के थे, उनसे दिखाए, उन्होंने दवा दिया, वो चला। हमने एक कंप्लेन सीएम को लिखा, केजरीवाल को, क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन सब कुछ है कि आप इस तरह का कोई मामला। हमने वो जो लगा, हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन था, डायग्नोसिस में कुछ लिखा ही नहीं था, दवा उन्होंने लिख दिया था। उसके बाद उन्होंने और भी जो लिखा हुआ तो सब कुछ है, हमने भेजा कि ये स्थिति है, मेरी माता की ऐसी स्थिति थी और ये किया गया। उधर से उन पे नोटिस मैडम के पास, मैडम ने जवाब दिया कि हमने सब कुछ ठीक से किया है, वो जो अटेंडेंट थे वहीं कुछ ज़्यादा वो कर रहे थे, हम पे उन्होंने आरोप लगाया। तो ये स्थिति है जो आप कह रहे हैं ना कि बिना देखे हुए, भाई डॉक्टर जो रेगुलर है तो उतना अंदाज तो होता है, लेकिन अगर अगले कोई 65 ईयर्स ओल्ड कोई महिला आती है, उसका आप बीपी नहीं चेक कर रहे हैं, उसका फीवर नहीं चेक कर रहे हैं, उसका वेट नहीं ले रहे हैं, और दवा आप दे रही हैं, और डुल्कोलेक्स जैसा टैबलेट, और डॉक्टर साहब जानते होंगे डुल्कोलेक्स का जो मामला 6 गोली दे रहे हैं, बस हम लिख रही हैं। नहीं, ये तो है डॉक्टर साहब। तो फिर हम लोग मतलब जो एक सवाल था, बीमारियां बढ़ी हैं, कुल मिला के अगर ओवरऑल हम निष्कर्ष पे पहुँचे, बीमारियां कम नहीं हुई हैं। तो यहाँ पे फिर सरकार की बात आती है कि सरकार का जो पूरा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट है, वो किस ओर जा रहा है। 35,000 करोड़ रुपए का बजट हेल्थ पे, 18,000 करोड़ रुपये का बजट स्वच्छता अभियान पे, इस तरह की चीज़ें, जो पैसा जो आ रहा है उसका यूटिलाइजेशन क्या आपको लग रहा है कि सही तरीके से हो रहा है? थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, वो तो सब जगह है पूरा भारत में। लेकिन रिसेंटली अभी ये 10 सालों में मैं देख रहा हूँ वो पीएचसी का काफ़ी सुधरा हुआ है, यानी डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ गई है, पीएचसी की संख्या भी बढ़ गई है, और योजनाएं भी बहुत रहती है। हाँ, योजनाएं तो हैं। अब जैसे अभी थोड़े इनमें नेचुरल प्रॉब्लम्स है, ये अनुशासन का प्रॉब्लम बहुत है पीएचसी के डॉक्टर्स को। उनके हफ्ते में 3 बार उनको मीटिंग को ही जाना पड़ता है। सब मिलके कुछ 35 प्रोग्राम्स है, राष्ट्रीय नेशनल राष्ट्रीय स्टेट लेवल, और वो सब का रिपोर्टिंग मीटिंग इनमें ही इनका बहुत टाइम काफ़ी समय जाता है। और पीएचसी में तो एक ही डॉक्टर रहता है, वो मीटिंग को लिए चला गया तो उधर कोई भी नहीं, ऐसी परिस्थिति होती है। अच्छा, एक सवाल जी, प्रशासकीय प्रॉब्लम उन्होंने अटेंड करना चाहिए। जी। और इसमें समाधान की हम अगर बात करें, मतलब ओवरऑल इस समस्याओं पे हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, सरकारी योजनाएं भी बना रही हैं,
तो जो स्वस्थ भारत अभियान हम लोगों ने जो 4 साल पहले शुरू किया था, तो 4 सालों में जो समझ हम लोग की बनी है, उसमें एक बात ये समझ में आ रही है कि क्यों ना प्राथमिक स्तर पे बच्चों को स्वास्थ्य की शिक्षा दी जाए। स्वास्थ्य के बारे में उनका निरीक्षण और परीक्षण, मतलब उनको पढ़ाया भी जाए और उनका परीक्षण भी किया जाए। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि एक स्वास्थ्य प्रोफाइल उनका तैयार हो निचले स्तर पे। तो इस कॉन्सेप्ट को एक डॉक्टर के रूप में आप किस रूप में देख रहे हैं कि क्या पढ़ाई के स्तर पे एज ए सब्जेक्ट हेल्थ नीचे पढ़ाया जाना चाहिए, पढ़ाया जा सकता है या संभव है? पढ़ाया जा सकता है, लेकिन वैसा करिकुलम हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए वो बहुत ही सिंपल तरीके में लिखना चाहिए जो उनके समझ में आए और उनके समझ के लिमिट में रहे। हाँ, नहीं सिलेबस तो फिर बनाने पड़ेंगे, नेसेसरी चीज़ें ना हो, चीज़ें उनमें न हो और जितनी ज़रूरी है और बच्चों के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ऐसा सिलेबस बनाना चाहिए जी। ये इसके बारे में मेरा जो व्यू है मैं बताता हूँ आपको। वो पेशेंट एजुकेशन के बारे में हम वहाँ से थोड़ा सा लेकिन अभी प्रॉब्लम किधर आता है, जब पीएचसी हो या गांव में छोटा प्रैक्टिशनर हो, जब पेशेंट उसके यहाँ जाता है तब उसने आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि ये सादी बीमारी है या इसको आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। अगर वो करेक्ट डायग्नोसिस करता है, वो करेक्ट गाइडेंस देता है, तो मेरे ख्याल से 90% प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। और वो जनरली फैमिली डॉक्टर जैसा रहता है। हाँ। और उनकी बात गांव के लोग मानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो और एक ओपिनियन लेंगे, लेकिन उसके अगर वो बताएं कि इसके लिए थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है या बड़े डॉक्टर को बताना ज़रूरी है, फिजिशियन को बताएं, यानी तो ये प्रॉब्लम पॉइंट यहाँ है। निचले अगर वो फीवर है, अगर वो उसके लक्षण नहीं पहचानता कि और दवा देते रहता है, तो वो पॉइंट पे लेट हो जाता है। ज़्यादा से बीमारी वही पॉइंट पे लेट हो जाती है। उसमें पेशेंट का भी रहता है, 2 दिन के बाद आओ बोले तो वो 2 हफ्ते के बाद आते हैं। इसलिए ये पॉइंट पे अगर ट्रीटमेंट करेक्ट हो और गाइडेंस करेक्ट हो, तो बहुत से प्रॉब्लम निकल जाएंगे। ये विचार से मैंने एक कोर्स तैयार किया डॉक्टर्स के लिए। वो जीपी क्लिनिक्स ऐसा नाम था उसका, जनरल प्रैक्टिशनर क्लिनिक्स। जीपी क्लिनिक्स यानी क्लिनिक्स फॉर जनरल प्रैक्टिशनर्स, ताकि अगर वो अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं और वो राइट टाइम पे पेशेंट रेफ़र करते हैं, तो बहुत से प्रॉब्लम वो पुस्तक आपकी अपनी लिखी हुई है, वो किताब के रूप में है या? हाँ, मैंने पहले ये कोर्स किया था ऑडियो विजुअल, यानी कैसेट्स और वीडियो और ऐसा बना के। लेकिन बाद में ऐसा दिखा कि ये उनको बहुत उपयुक्त तो है, लेकिन उनके पास उतना टाइम नहीं है वो सुनते रहना या समझना, वीडियोस देखना। उनको बुक की ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए बाद में मैंने वो कोर्स का बुक बना दिया। वो जनरल प्रैक्टिस ये नाम से वो बुक है, और आज वो गोल्ड स्टैंडर्ड है सब पूरे भारत में। ये जनरल प्रैक्टिस यानी MBBS होके या कोई भी कोर्स करके प्रैक्टिस करनी है, तो वो बुक जरूरी है। मतलब वो एक अनुशासन है, मतलब एक डिसिप्लिन है। हाँ, यानी ये लेवल पे कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए निचले स्तर पे, जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा करेक्ट होने की ज़रूरत है। हमें ये लगता है कि जिस दिशा में हम लोग सोच रहे हैं अभी, उस दिशा में ऑलरेडी आप काम करके रखे हुए हैं। हाँ, तो ज़रूरत ये है कि आप यहाँ पे अपना काम करते रहिए और हम उसको स्प्रेड करें, वो लोगों के बीच में ले जाए। और ऐसे जो RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उनके सेमिनार्स करें, उनके बीच में जाएं, उनको ऑडियो विजुअल्स दिखाएं, उनको बुक्स दें। मतलब इस तरह का एक मतलब अलग से अपने कैंपेन में हम लोग इसको ऐड ऑन करें। हमें ये लग रहा है अभी बातचीत से, जब ऑलरेडी ये कोर्स है तो ये लोगों के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि अभी अंग्रेजी में इंग्लिश में है। कोई भी बीमारी हो, पहले आदमी ये डॉक्टर्स के पास जाता है, बिल्कुल, उसके बाद में वो फिजिशियन के पास या और किसी बड़े अस्पताल मतलब जिन्हें अमूमन हम झोला छाप कह रहे हैं। हाँ।
तो उन्हें खारिज करने के से अच्छा है कि उनको हम ट्रेंड करें, उन्हें ट्रेन करें, क्योंकि Exactly. वो कम्युनिटी में है। हाँ, वो कम्युनिटी में है और उन पे कम्युनिटी का विश्वास है और 90% बीमारियां वही देख रहे हैं और वही ट्रीट कर रहे हैं। वो MBBS ना हो, वो हाँ। RMP हो, लेकिन उनको ट्रेन करना जरूरी है। संभव हो कि 3 महीना 6 महीना का एक कोर्स भी, क्रैश कोर्स भी कराया जाए उन लोगों को और कुछ इस तरह का एक सर्टिफिकेशन दिया जाए। और इस तरह का कोई इस पहल आप लोगों ने की थी क्या इन चीज़ों के लिए? वैसे नहीं, वो हमने नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। हाँ हाँ अभी ये थोड़ी सी दूसरी बात है। हाँ आज विलेजेस में MBBS डॉक्टर्स नहीं है, वो तो आप मानते होंगे। हाँ नहीं है। MBBS डॉक्टर छोटे मोटे नामशेष हो गए हैं। हाँ। सब लोग पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ ना डिप्लोमा, कुछ ना कुछ करते हैं। वो गवर्नमेंट के थोड़े PHC के डॉक्टर छोड़ दिए तो MBBS डॉक्टर ही नहीं दिखता। सही है। अभी फिर वो ये पेशेंट्स को कौन देख रहा है इतने हाँ सही बात। हाँ, अभी नॉर्थ का मुझे मालूम नहीं। नहीं नॉर्थ में भी ये यही जो सब है एक्सेप्ट केरला दे से वेयर दिस पीपल आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस एलोपैथी। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक सीखते हैं लोग और वो लोग जनरल प्रैक्टिस करते हैं। ये क्रॉसपैथी की समस्या तो आ रही है पूरे देश में। क्योंकि MBBS है ही नहीं, लेकिन कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है, आयुर्वेदिक लोग मानने को तैयार नहीं है, होम्योपैथिक लोग मानने को तो वो अपने पैथी में करें और इलाज करें। हाँ, वो सब बोलते हैं अपने अपने पैथी में करें, लेकिन है किधर? एलोपैथिक डॉक्टर्स है ही नहीं है और यही लोग कर रहे हैं। अभी आज का सिचुएशन ऐसा है कि एक साल में 50,000 MBBS होते हैं लगभग, और लगभग 50,000 आयुर्वेदिक होते हैं। ये 50,000 MBBS में मेरे ख्याल से 400-500 लोग अक्की इंडिया में प्रैक्टिस करते होंगे एज ए MBBS डॉक्टर। बाकी सब लोग कुछ ना कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, प्रोफेशन में जाते हैं, कुछ ना करते हैं। लेकिन जनरल प्रैक्टिस MBBS ये हार्डली 2-3% करते हैं। इसके कंपैरिजन में जो 50,000 आयुर्वेदिक लोग हैं उनमें से कुछ 10 या 15% प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं। बाकी सब लोग मिक्स प्रैक्टिस करते हैं, मेनली एलोपैथी। और तुम इधर कौन से भी गांव में जाओ, MBBS डॉक्टर छोटे गांव में है ही नहीं। सब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, थोड़े से होम्योपैथिक, लेकिन वो अभी उनको ज्ञान है तो थोड़ा आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं, लेकिन उनका मेन प्रैक्टिस एलोपैथी है। नहीं, वो प्योर आयुर्वेद का स्थान है, वो अलग स्थान है। वो लोग वो है, अभी भी है, जो लोग हैं वो है, वो सही है, उनके जगह पे बिल्कुल सही है। वो लोग अपनी जगह पे सही हैं, वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो क्रॉस प्रैक्टिस करते हैं प्रॉब्लम उनका है। अभी गवर्नमेंट उनको ऑफिशियली परवानगी नहीं दे रहा है, परमिशन नहीं दे रहा है। आपको इसमें आपका क्या ओपिनियन है कि परमिशन मिलना चाहिए? हाँ, ये जो आप बता रहे हैं वो मैं कई सालों से बता रहा हूँ कि ये लोगों को 6 महीने का कोर्स बनाना है और उनको एलोपैथी का जो उनके कॉलेज में नहीं सिखाया, फार्माकोलॉजी और जो सब्जेक्ट, वो उन्हें सिखा के तैयार करना है ताकि वो मिस्टेक ना करें। बाकी तो कर ही रहे हैं, उनको बस करेक्ट। लेकिन उनका नॉलेज क्या है? कुछ 6 महीना उन्होंने किधर इधर उधर काम किया, वो है। और बाकी उनका नॉलेज टोटली डिपेंडेंट ऑन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। वो बताते हैं ये दवा देना, खांसी आए तो ये दवा देना ये नई दवा आई है ये लेना। मतलब ये उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग होना, ये सबसे बड़ी बात है। BAMS जो है उनको 6 महीने का, बोलो अभी नए होगे तो 1 साल का कोर्स करो और उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सरकारी स्तर पे कोई सोचने के लिए यहाँ तैयार नहीं है। नहीं, आयुर्वेदिक लोग जो है वो बोलते हैं नहीं हमारे कोर्स में ये नहीं सिखाने का, वो हमारा आयुर्वेदिक है।
उनको मालूम है, उनके सब स्टूडेंट जाके एलोपैथी करने वाले हैं, लेकिन वो अभी मेरी बात हुई थी नाइक जी से। मेरा फाइनल कहना ये है कि अभी ये आयुर्वेदिक BMS होते हैं तो उनको चॉइस दो कि मैं प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, ठीक है, तुम जाओ आयुर्वेदिक शुरू करो। और सेकंड चॉइस, मैं मिक्स प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मैं एलोपैथिक मेडिसिन भी यूज़ करना चाहता हूँ, तो ठीक है, आप BMS के बाद 6 महीने का या 1 साल का जो सरकार समझे वो एक कोर्स बनाओ, उनको सिखाओ, और फिर वो उनको चाहे उनको रेस्ट्रिक्शन दो कि सिटी लिमिट में नहीं करना है। अब तो फार्मासिस्ट भी कह रहे हैं कि हमें भी प्रिस्क्रिप्शन का अधिकार मिले। अभी आपको मालूम होगा 3 years लास्ट 2 साल पहले अपना हेल्थ मिनिस्टर ने एक प्रस्ताव किया था कि 3 साल का 3 साल कोर्स के विलेज के लिए। अभी BSc रूरल मेडिसिन कुछ आया है, BSc इन रूरल मेडिसिन शायद अप्रूव होने वाला है। हाँ वही, हाँ उसी तो, का बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैं क्या कहता हूँ, नर्सिंग कोर्स 4 साल का है तो 3 साल का मेडिकल कोर्स क्यों कर रहे हैं? हम नर्सिस को ये बता दो ना। नहीं वही फार्मासिस्ट भी वही कह रहे हैं ना कि उससे जो फार्माकोलॉजी तो हम पढ़े हैं, ज़्यादा पढ़े हैं, तो आप हमको पहले जब ऑलरेडी पढ़ के हम बेरोजगार हैं, अब हमें आगे ले आओ ना, ये नए से फिर ये क्या। लेकिन फार्माकोलॉजिस्ट का और पेशेंट का कुछ संबंध ही नहीं आया है। हाँ, वो उनको दवा की सिर्फ दवा की पहचान है। हाँ, वो उनकी जगह पे ठीक है। हाँ। लेकिन नर्सिस को पूरा सब डिसीजेस का स्टडी हुआ है। हाँ। सब MBBS का, लेकिन छोटे लिमिट में उन्होंने सब सब्जेक्ट स्टडी किए है। आपको 3 साल का डॉक्टर करने से ये नर्सिस को भी डॉक्टर बना दो। नहीं 3 साल में कुछ होता नहीं है। 3 साल में डॉक्टर नहीं बन सकता। नर्स बनने के लिए 4 साल लगते, और वो नर्स ज़्यादा अच्छी रहेगी। सही बात है, क्योंकि वो दिन रात पेशेंट के साथ रह के उसको काफ़ी सीख गई है वो। हाँ, वो सेवा कर देख रही है ना, वो दरअसल साइकोलॉजी भी पढ़नी है, साइकोलॉजी वो समझ रही है, सब सीख गई है वो। ये हमारी बातचीत हुई थी, नाइक जी जो है अपने आयुष मंत्री जो है, हाँ। उनका इंटरव्यू हमने लिया था, तो हमने कहा कि आपके जो डॉक्टर हैं जो मिक्स प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए कोई कानून नहीं ले आ रहे हैं आप कि वो ना करें? वो बोले कि नहीं, इस तरह का तो उनको अलाउ ही नहीं है कि वो करें। कानून तो है कि आप नहीं कर सकते हैं, नियम तो है पहले से। हम कहें कि अगर सच में करना ही है तो कुछ कोर्स में आप ऐसा बदलाव लाइए, इसकी बात हमने कहा है। कोर्स में बदलाव नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि आयुर्वेदिक बोर्ड जो है वो भी इसको अलाउ नहीं करेगा। इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि पास होने के बाद हाँ, आप आयुर्वेदिक प्योर स्ट्रीम में जाइए, ठीक है, या मिक्स स्ट्रीम लेना है तो और एक एडिशनल कोर्स कीजिए। तो सेम सिचुएशन पहले था 1960-70s में कुछ था, GFAM ऐसा कुछ नाम था उसका। अच्छा, वो आयुर्वेदिक और एलोपैथी बहुत मिक्स्ड कोर्स था, और वो लोगों को दोनों प्रैक्टिस करने की परवानगी थी। अच्छा, कुछ ऐसा था। GFAM ऐसी डिग्री थी वो। GFAM। अच्छा, इसमें ये सेम सिचुएशन जो एलोपैथिक डॉक्टर MBBS है वो अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उनको भी आयुर्वेदिक का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अमूमन जॉन्डिस का मामला या इस तरह के लीवर से संबंधित जितने भी हमें लगता है कि ज़्यादातर दवाइयाँ वो आयुर्वेदिक रहती हैं लीवर के मामले में। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि उनको भी 3 महीने 6 महीने का एक आयुर्वेदिक जो जनरल आयुर्वेदिक स्टडी है वो उनके दिमाग में होता है कि वो भी कुछ उसका फ़ायदा उठा सके? आयुर्वेदिक स्टडी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, वो उसका कंसेप्ट ही अलग है, वो पूरा प्रकृति। ये एलोपैथिक डॉक्टर को समझना मुश्किल है। यानी अभी थोड़े एलोपैथिक डॉक्टर है जो जिनको इसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है, वो इसमें डीप स्टडी करते हैं और यूज़ करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अभी हम भी थोड़े करते हैं, लेकिन वो कैसे है, कंपनी की दवा है। यानी आयुर्वेदिक में वो हिमालय का L52, हाँ, डेज कंपनी की लिविना टाइप। उसका क्या होता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ठीक है, उसका ओवर द इयर्स इट हैज़ बीन शोन बेनिफिशियल इन लिवर। हाँ, तो हम भी देते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा आयुर्वेदिक जो काढ़ा और ये जो रहते हैं वो हमें मालूम भी नहीं और वो देना ही नहीं चाहते हम। मतलब आपको उस चीज़ को समझना ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि जितना आप एलोपैथिक पढ़े हैं और उसका बिल्कुल अलग ट्रैक है। अलग ट्रैक है। तो अगर इसी वो उतना
आप अगर आपको इंटरेस्ट है तो उतना स्टडी भी करना चाहिए उससे। हाँ। नहीं तो आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। नहीं सही बात है। आयुर्वेदिक का अगर सही तरीके से मतलब हम ये कह रहे हैं कि क्या ये ऑप्शन होना चाहिए कि नहीं एक एलोपैथ? 4-5 मेडिसिन जो स्टैंडर्ड हो गए हैं वो सब एलोपैथिक डॉक्टर यूज करते यूज हैं, जैसा करें। कि ये ल्यू 52 है, हाँ। यूरिनरी स्टोन के लिए, यूरिनरी स्टोन, यूरिनरी हाँ, हाँ। बर्निंग के लिए है, बर्निंग ऐसा एक 5-6 हैं जो लिविना डेज कुछ बनाती जो सब लोग हाँ, यूज़ करते हैं। हाँ। लेकिन वो अभी स्टैंडर्ड है। लेकिन आप जो प्योर आयुर्वेदिक जो बोलते हैं वो हमें समझना मुश्किल है। मतलब यही है कि यहाँ पे तो ठीक है कि जो आयुर्वेदिक वाला है और वो ऐसा वेरी फ्यू पीपल वुड वांट टू गो फॉर दैट। ये हाँ आयुर्वेदिक में कैसा है, एवरीवन वांट्स टू डू एलोपैथी। ओके। तो अंत में एक सवाल ये रहेगा मेरा कि ऐसा अस्पताल नॉर्थ इंडिया में खुले, इसके लिए आप लोग पहल नहीं करेंगे? साउथ में आप हैं तो साउथ से नॉर्थ में जाए इस तरह का, इस कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि ये सफल प्रयोग है। तो एक सफल प्रयोग नहीं, ऐसा सफल प्रयोग होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है एक अच्छा डॉक्टर जो सेवाभावी हो, कम से कम एक जो। अगर वो मेरे पिताजी जैसे इधर बैठ गए, इसको क्षेत्र संन्यास बोलते हैं। हाँ। जो आदमी क्षेत्र छोड़ के जाता ही नहीं, क्षेत्र संन्यास जी। अगर ऐसा कोई आदमी हो तो उसके आजू बाजू में ये ऐसी संस्था हो सकती है। यानी कि हमें एक दो क्षेत्र सन्यासी डॉक्टर को पहले ढूंढ लेना चाहिए, उसके बाद इस तरह की चीज़ों पे काम हो सकता है, जरूर हो सकता है। जिसको ऐसी सेवा करने में इंटरेस्ट हो, मैंने वो टेंडेंसी चाहिए। नहीं, वो स्वाभाविक सी बात है, बिना टेंडेंसी के संभव नहीं है। ऐसे लोग हैं समाज में, लोग हैं, मतलब उनके पास ये कॉन्सेप्ट दरअसल होता क्या है कि हम एक डॉक्टर हैं तो केवल हम एक डॉक्टर हैं, हम चाहते हैं कि कुछ करें, लेकिन कैसे करें हमारे पास आउट फ्रेम नहीं है कि क्या किया जा सकता है, हमारे पास कोई लाइन नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है कि ऐसे भी हो सकता है। तो ये हमें लग रहा है कि हम काम भी उसी दिशा में कर रहे हैं कि एक गाइडलाइन बने कि इसको देख करके 1, 2, 2, 4, 5, 10 लोग आगे आएँ और वो इस तरह का कुछ और इस्टेब्लिश करने की सोच है। और कैसा है ये जो है ऐसा अस्पताल और उसके जुड़ी हुई समाज सेवा भी, यानी अभी हम बाकी जो वो एक डॉक्टर ही अच्छी तरह से बना सकते हैं। नॉन डॉक्टर अगर ऐसा अस्पताल करने का सोचे, यानी डॉक्टर हायर करके, तो वो बहुत मुश्किल है। वो क्योंकि डॉक्टर इसका सेंटर है, हाँ। और वो अच्छा होना चाहिए, तो काफ़ी लोग लगते हैं जी, काफ़ी लोगों का एक कंट्रीब्यूशन एक चाहिए, समूह होके वो करना चाहिए जी। लेकिन उसके सेंटर में डॉक्टर ही चाहिए। ऐसा बिजनेस मॉडल जो है अपोलो हॉस्पिटल, वो एक बिजनेसमैन कर सकता है। वो हायर करेगा डॉक्टर को, आओ ये ऑपरेशन करो और जाओ, ये अलग बात है। सेवाभावी संस्था जब करते हैं तो जो डॉक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, ये है अंतिम में जाते जाते एक दो छोटे छोटे सवाल हैं। हाँ जरूर। वो सवाल ये है कि हमने आपके फार्मेसी को भी देखा, बाकी चीज़ तो फार्मेसी में हमने देखा कि 85% जो मेडिसिन हैं वो कथित रूप से जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, हाँ मतलब जो अपने आप को कहते हैं कि हम ब्रांडेड हैं, चाहे सिप्ला हो, सन फार्मा हो, कैडिला हो या इप्का हो, मेडले हो, जो भी हो, इस तरह की जितनी कंपनियां हैं उनकी दवाइयां आपके यहाँ हैं। तो हमें लगता है कि उनकी दवाइयां जो आप खरीदते होंगे तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलता होगा, उतना वो सस्ती दवाइयाँ नहीं आ पाती होंगी इन कंपनियों की जो कि बहुत दिनों से चल रही हैं। हाँ, तो उनके जगह पे कुछ दवाइयाँ जेनरिक भी थी, मैंने देखा कि कुछ कंपनियों की जो नई कंपनियाँ कुछ जेनरिक प्रोडक्ट भी हैं। मतलब अगर ट्रेंड की भाषा में बात करें, हालांकि जेनरिक तो सबकी सब जेनरिक ही है इन जनरल देखा जाए तो क्या और कॉस्ट को कटिंग करने के लिए आपको कुछ सर्च कर रहे हैं जेनरिक, स्पेसिफिक जेनरिक और ले आया जाए फार्मेसी में? धारवाड़ की एक एजेंसी है जेनरिक मेडिसिन की, उनके साथ हमारा थोड़ा चल रहा है जेनरिक मेडिसिन बढ़ाएं थोड़ा, क्योंकि जेनरिक मेडिसिन आने से कॉस्ट कुछ कम होंगे क्योंकि दवाइयों के दाम इधर बढ़े। कॉमन दवाएं जो है, हाँ। मैंने उनका स्टडी किया, वो ज़्यादा उनको कॉमन दवाएं, स्पेशलाइज्ड दवा जो है वो ठीक है, उनके पास नहीं रहते। हाँ, तो कॉमन में भी, हाँ, एंटीबायोटिक, कॉमन पेन किलर्स,
और थर्ड जनरेशन तक की जो एमॉक्सी से लेकर के ओफ्लोक्सासिन पीफ्लोक्सासिन ये जो जनरेशन है मिल जाएंगे, सस्ती मिल जाएंगी, तो लोगों को कम से कम बहुत राहत मिलेगी। क्योंकि चल रही है, क्योंकि हाँ हमने देखा ना कि इन दवाइयों में मैक्स टू मैक्स 30-35% तक आप जा पाते होंगे, इससे ज़्यादा आप जा ही नहीं सकते। नहीं जा सकते, मार्केट का जो ट्रेंड है। बराबर। दूसरी जो कंपनियां हैं वो आपको एमॉक्सिसिलिन अगर 250-500 mg है वो 10 रुपये 9 रुपये में आपको एमॉक्सिसिलिन मिल जाएगा। इन कंपनियों में एमॉक्सिसिलिन आपको 30-35 से कम में सवाल ही नहीं है, तो वहाँ जाएंगे तो बहुत फ़ायदा हमें दिख रहा है। चलिए ये अच्छी बात है कि जेनरिक मेडिसिन। अच्छा, इन जनरल डॉक्टर के रूप में अगर हम जेनरिक मेडिसिन की परिभाषा आपसे पूछें कि हमें लोगों को बताना है कि जेनरिक मेडिसिन क्या है, तो आप क्या कहेंगे जेनरिक मेडिसिन को लेकर के? मतलब आपकी क्या धारणा है? नहीं, जेनरिक मेडिसिन इज़ ऑब्वियसली अ गुड चॉइस फॉर आवर कंट्री, क्योंकि बड़ी कंपनी का रनिंग कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाता है जी, प्लस प्रॉफिट। सवाल इतना ही है कि जेनरिक मेडिसिन की कंपनियां कम है, और यानी वो तो थोड़ी बढ़नी चाहिए और उन्होंने क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए। हाँ, क्वालिटी हाँ। मार्केट में सेकंड क्वालिटी के बहुत ड्रग्स हैं जी जो चीप मिलते हैं। जी जी, आप जेनेरिक जैसे कहते हैं वैसे ही इधर उनको बॉम्बे ड्रग्स बोलते हैं। ओके। वो एमॉक्सिसिलिन 250 बोलेगा तो उसमें 150 शायद रहता है। तो ये जो बॉम्बे ड्रग्स बनाते हैं इस तरह की जो नहीं, ये बॉम्बे यानी बॉम्बे से आने वाले नहीं हैं, लेकिन वो एक मार्केट का नाम, मार्केट नेम हम समझ गए वो। हाँ, वो जस्ट नॉर्थ में और कुछ नाम हाँ, होगा उसका। हाँ, वो हम समझ गए, वो मतलब हाँ। जो भी प्रोपेगेंडा टाइप की जो चीज़, तो बॉम्बे इस तरह की जो दवाइयाँ हैं वो नहीं, ये जो सेकंड मार्केट है हाँ। इसकी वजह से जेनेरिक मेडिसिन का नाम खराब होता है। लेकिन क्योंकि ये बॉम्बे ड्रग कौन सा है और जेनेरिक ड्रग कौन सा है, ये थोड़ी सी दुविधा रहती है। पहचान की दुविधा है, पहचान का संकट है यहाँ पे। पहचान का संकट। स्टैंडर्ड अभी जो कंपनी है तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वहाँ तो जेनेरिक ड्रग्स का। हाँ हाँ, लेकिन छोटे छोटे जो जेनरिक ब्रांडेड जो है वो तो ठीक है, हाँ, मतलब टॉप 10 हाँ। टॉप 20 में हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हाँ। लेकिन छोटे छोटे जो कंपनीज है हाँ। वो जेनेरिक है या ये टाइप के है। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये हाँ ये थोड़ी पहचान। हाँ, क्योंकि ये सेकंड ड्रग्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी ये जो क्या बोलते हैं प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स रहते हैं वो कॉस्ट कटिंग के लिए ये ड्रग्स यूज करते हैं, सेकंड ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ये है तो इसको मार्केट से सेकंड ड्रग्स को बाहर करने के लिए क्या गवर्नमेंट के पास कुछ मैकेनिज्म डेवलप? नहीं, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन लोग यूज़ करते हैं ये मुझे मालूम है क्योंकि हमारे स्टूडेंट इधर से जाते हैं और वो मैं उनको बताता हूँ ये ड्रग्स कभी यूज़ नहीं करना, बाकी लोग करते हैं क्योंकि वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो वो पेशेंट वापस नहीं आएगा आपके पास। स्वाभाविक नहीं, हाँ सही, स्वाभाविक सी बात। सो आप ये बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आता है कि अब थोड़ा सा फिर नीतिगत मामला में हम आते हैं। हाँ। एक लाइन जेनरिक मेडिसिन को लेकर के एक जो आइडिया मेरे दिमाग में जो थॉट चल रहा है वो ये हो रहा है कि मान लीजिए कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स जितने हैं 1000 या 1500 या 2000 मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर हम उनके नाम की बात करें तो सभी दवाइयों को, स्पेशली जो दवा है ब्रांड को हम अलग करते हैं, मेडिसिन जो है जो सॉल्ट हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं, मिक्स करके भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, उसके लिए संकट आता है, नाम का संकट आता है। उन सबको क्या गवर्नमेंट एक नाम डिसाइड करे? हाँ, कि हमारे पास 2000 हाँ, दवाइयाँ वो हैं। एक प्रस्ताव है कि एमॉक्सिसिलिन ब्रैकेट में कंपनी का नाम ऐसा लिखे। हाँ हाँ, नहीं वो एक तो वो प्रस्ताव है ही, कंपनी मैन्युफैक्चर्ड बाई कंपनी या मार्केटेड बाई कंपनी वो नीचे रहे वो ठीक है। लेकिन डॉक्टर को चूँकि लिखने में समस्या आती है कि भाई एमॉक्सी है, उसमें क्लोबाफाम है और लैक्टिक एसिड बैसिलस है, तो अब तीनों एक साथ एक कंपोजिशन में अगर आ रहा है तो कोई एमॉक्स ML या कुछ LR हो या DR हो, इस तरह की चीज़ें आ जाए। तो क्या सरकार नामकरण नहीं कर सकती है इन 2000 प्रोडक्ट का? अगर गवर्नमेंट नामकरण करे और उसके बाद वो कहे कि हमारे पास इतनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, आपके पास लाइसेंस, जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सबकी सब इसी नाम से बनाए, तो जो ब्रांड का क्लैश हो रहा है, जाकर के भाई आप सिप्ला का लिखो तो आपको कार मिल जाएगा, आप कैडिला का लिखो तो आपको TV मिल जाएगी, तो ये जो क्लैशेज हैं तो शायद कम हो। तब जाकर के जो प्राइस फिक्सेशन की जो बात आई है या NPPA की तरफ से जो चीज़ें नीतिगत मामले हैं कि भाई मार्केट में एक वो बनेगा आपस में कि दवाइयों के मूल्य कौन कम कर रहा है, तो शायद ज़्यादा
प्रतियोगिता हो, गवर्नमेंट अगर नेम फिक्स कर दे और नेम फिक्स होते ही वो चीज़ें जेनरिक हो जाएंगी, मतलब लगभग, या जेनरिक का कुछ नाम फिक्स करे फिर जेनरिक लिखे, हाँ जेनरिक, या गवर्नमेंट का कोई मोहर, कुछ एक आइडेंटिफिकेशन, जिस आप पहचान के संकट की बात कर रहे हैं, क्या इस पे भी काम किए जाने की ज़रूरत नहीं है अभी भारतीय परिप्रेक्ष्य में? लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट है, काफ़ी कंपाउंड्स है, काफ़ी नाम है। या इन जनरल हम एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट की अगर बात करें, तभी हमारे पास एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में 400 दवाइयाँ हैं। इसमें प्रॉफिट मोटिव का प्रॉब्लम आता है। वही हम कह रहे हैं ना, गवर्नमेंट हो या कंपनीज हो, दोनों का प्रॉफिट मोटिव है। दवाइयों पे गवर्नमेंट भी चाहती है कि उसे टैक्स मिले, ठीक ठाक टैक्स मिले, लेकिन हम लोग मेडिसिन पे टैक्स का विरोध करते हैं अमूमन। हाँ। भाई जब वो दवा है तो उस पर आप टैक्स क्यों लगा रहे हैं? वो जितना सस्ता हो सके वो ना। नहीं, अभी आप सोचिए कि जेनेरिक मेडिसिन अगर इतना सस्ता मिल रहा है तो फिर भी डॉक्टर्स हो, पेशेंट्स हो, इतना महंगा क्यों लेते हैं? ये बात ये है कि हमारे यहाँ क्वालिटी की गारंटी नहीं है। ये एक मार्केट मैंने बताया जो डुप्लीकेट दवाइयाँ लेते हैं। डुप्लीकेट यानी वो मेरे ख्याल से शायद वो डोज कम रखते हैं, क्या कुछ भी कर दे, मतलब वो मान के चलिए उनके मानक पे हम के नाम अलग रहते हैं। हाँ। ऐसा कुछ नहीं कि वो ब्रांडेड नेम का कॉपी मार के वो हाँ, नाम ऐसा अलग नहीं है। हाँ। वो उनका कंपनी का उनका नाम रहता है, लेकिन वो बहुत सस्ता रहता है और वो अभी कैसा मैनेज करते हैं मुझे मालूम नहीं। अभी दूसरी बात है, अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो दवाई आती है थियोरेटिकली पैरासीटामॉल ही है उधर, लेकिन उसकी क्वालिटी क्रोसिन जैसी नहीं होती। गवर्नमेंट का वो बड़ा टेंडर रहता है। एफिकेसी में अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दवा लेके कम नहीं होता, वही मेडिसिन अगर आप इधर आके लेते हैं तो आपको अच्छा लगता है। यानी उधर जो मेडिसिन मिलती है उसमें कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, जो कि काम नहीं कर रही, उतना एफिशिएंट नहीं है वो। ऐसा नहीं कि एफिशिएंट बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जो ड्रग्स मैं बता रहा हूँ वैसे एक बार टेंडर मिल गया तो शायद वो फार्माकोपी, हाँ, वो लोग फॉलो कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट की सब जगह में यही चलता है। सादा रोड बनाना हो, 1 लाख का रोड बनाना हो तो वो कॉन्ट्रैक्टर को 50 से 60 हज़ार देना पड़ता है अंडर टेबल। तो वो 1 लाख की जगह सिर्फ 40 हज़ार का खर्चा करता है रोड पे। उसमें भी उसका प्रॉफिट निकाल लेता है वो। फिर वो रोड अच्छा कैसा बनेगा? सेम प्रॉब्लम यही है। कहीं ना कहीं अगर वो सिस्टम में खामी है, कहीं ना कहीं ये फार्मास्यूटिकल कंपनी जब गवर्नमेंट को सप्लाई करती हैं वो कहीं ना कहीं तो वो अपना निकालेंगे अपना। ये है, यानी कि हाँ, यहाँ पे ये क्वालिटी की गारंटी जो है इस पे काम करने की जरूरत। हाँ, इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट का सप्लाई में एक है और ये सेकंड मार्केट में एक है। तो इसके ऊपर क्या है, सिर्फ रेप्यूटेड कंपनी का नाम लेना। और फिर डॉक्टर के लिए मजबूरी हो जाता है, वो कैसे विश्वास करें? कैसे विश्वास करें? विश्वास का संकट तो है ही ना, अपने मरीज को तो वो खोना नहीं चाहते। क्योंकि ये कंपनी इतनी अभी नहीं है कि जो हर जगह हर गांव में मिल जाए। जेनेरिक इतना प्रोडक्शन उनका नहीं है। तो चीप मेडिसिन बोले तो डॉक्टर को दुविधा है कि ये इफेक्ट करने वाली है या नहीं, या जेनेरिक मेडिसिन सच्ची अच्छा मेडिसिन वाला है, क्योंकि देयर इज़ अ डुप्लीकेट मार्केट देयर। यानी कि हमें पैरेलल काम करने की ज़रूरत है। एक तरफ हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन करें, दूसरी तरफ मार्केट में जो डुप्लीकेसी है उसको नियंत्रित करें। तो पैरेलल जब हम चलेंगे तब जाकर के आप जो डुप्लीकेट जो है वो नियंत्रित करते हैं तो किसी के मन में दुविधा नहीं रहेगी कि ये नहीं। आप जिस दिन घोषणा करते हैं लाल किला से, सपोज कि हमारे देश में जो भी दवाइयाँ हैं वो 100% सरकार रिस्पॉन्सिबल है, वो सही है, गलत नहीं है, उस दिन लोग दवा लेना शुरू करेंगे। कोई भी आप दवा दें तो उनको विश्वास होगा, उस पर विश्वास होगा। सरकार को भी वही स्थिति, आज स्थिति ये है कि NPPA का चेयरमैन NPPA में नहीं बैठते हैं, उनको कोई और कार्यभार दिया हुआ है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के चेयरमैन। अभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज डॉक्टर्स को कुछ ना कुछ लाभ देते हैं। हाँ, ऐसे बात करते हैं, इतना चलता है। हाँ, लेकिन उससे ज़्यादा लाभ शायद वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को देते हैं।
स्वाभाविक है। वो कोई बात भी नहीं करता है। क्योंकि वही है ना कि गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो डायरेक्ट लोगों के टच में नहीं है, नहीं वो है। लिए और आप डायरेक्ट मिल रहे हैं। अभी ये जो डुप्लीकेट मार्केट है, हाँ उनका प्रॉफिट का काफ़ी हिस्सा गवर्नमेंट को जाता होगा, गवर्नमेंट को ने ब्लैक में। हाँ ब्लैक में। हाँ नहीं तो वो कैसे रहेगी? इतना रेस्ट्रिक्शंस है, इतने रेस्ट्रिक्शंस है, हमारे जैसे लोगों को तकलीफ देते हैं वो एफडीएम जो ड्रग इंस्पेक्टर है, ड्रग इंस्पेक्टर्स। तो ये तो लोग उनकी चलते भलाई गए। है। नहीं मतलब प्रत्येक राज्य में एक स्पेसिफिक मार्केट है। मार्केट है। इन जनरल सबको मालूम है कि ये जो मार्केट है, जैसे भागीरथ प्लेस दिल्ली में है, तो ये है कि वहाँ पे जाइए हाँ और वो आदमी को भी डुप्लीकेट बना के दे देंगे। करेक्ट। तो सही बात है। इसी तरह से पटना में है, इसी तरह से कई जगहों पे है। तो ऐसा थोड़ी है कि बाकी लोगों को नहीं मालूम है। तो इस पे ज़रूरत है कि फाइनली जो गलत हो रहा है वो तो बंद हो, शटर डाउन हो। मतलब अभी तक चूँकि हेल्थ पे चर्चा ही नहीं होती थी, इसलिए ये सारी चीज़ें छुपी हुई थी और लोगों के जहन में भी नहीं थी कि दवाइयाँ 10 रुपए की चीज़ 100 रुपए में मिल रही है।